सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टिक टेल्स पे। तो इस वीडियो के आखिरी में ना मैंने आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट रखी है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और उसके लिए मैंने वो नोटिफिकेशंस तो भेजी दी थी ना, तो आइए हमने जो ये अपने मानवा को शुरू किया था ना, उसे हम कंटिन्यू करते हैं, अपने कारनामे को फिर से अपनी जगह पे लाते हैं। तो हमें पहला सीन जो दिखाया जा रहा होता है ना, वो होता है सेटिस्फाई गेम के अंदर का कहीं का सीन रहता है, और एक नोटिफिकेशन आता है कि फिलहाल अपना लेवल 1 के हो चुके हो, और आपके जितने स्टैट्स थे जिन्हें बहुत कम कर दिया गया था आपके वो माइनस लेवल के इफेक्ट के कारण, वो जो आपको पेनल्टी लगी थी ना, वो सभी अब रिस्टोर हो गई है एक नॉर्मल स्टेट में। और फिर एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि बेसिक स्टैट पैगमास डिसेंडेंट के अब अप्लाई हो चुके हैं। और ये सभी नोटिफिकेशंस हमारा मेन कैरेक्टर वो काटी हुई लकड़ियों के बीच में बैठकर पढ़ रहा होता है, और वो चौंकते हुए कुछ देखता है और बोलता है, तो फाइनली मैं आखिरकार लेवल 1 का हो ही गया। पर एक नॉर्मल लेवल 1 के बंदे का ना स्टैट कुछ अलग होना चाहिए, है ना। उसके से 22 स्टैट पॉइंट्स होने चाहिए थे, पर एक पैगमास डिसेंडेंट का 165 है भाई साहब। और अगर मैं इसमें अपनी परसिस्टेंस और इंडोमिटेबल वाली स्किल ये भी काउंट कर दूं ना, तो टोटल 182 आ रहा है। मज़ा ही आ जाएगा नहीं। और रुको रुको, ये क्या 40 स्टैट्स पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं क्या। मैंने तो सुना था कि हर एक लेवल पास करने पर सिर्फ 10 स्टैट पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो मेरे पास ये 40 क्यों है। तभी उसके माइंड में ना कुछ क्लिक करता है, और वो बोलता है, ओह अब मुझे याद आया, मैं तो -3 लेवल पे था ना, तो मैं अभी 4 लेवल इंक्रीज किया हूँ लेवल 1 पे आने के लिए, तो हो सकता है ऐसा ही होगा। अरे वाह, ये तो सच में बहुत कमाल की चीज़ है यार। और तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो स्मिथ को, जो एकदम शर्माते हुए बोल रहा होता है कि मैंने इतने अच्छे आदमी को इतनी गंदी तरह से ट्रीट किया, कितने शर्म की बात है। और यार इसकी वो रेनबो वाली हरकतें, रेनबो तो पता ही है ना। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो एफिनिटी है ना स्मिथ के साथ, वो अब 60 से बढ़ चुकी है, और बायरान टाउन में आपकी जो रेपुटेशन है वो 200 से बढ़ गई है। और हमारे मेन कैरेक्टर का भी वैसा ही हाल होता है जैसा हम दर्शकों का हो रहा है वो स्मिथ को देखकर। और अचानक से स्मिथ दौड़ के आता है और उसके एक हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, अब चलो भी, मुझसे उतना गुस्सा मत हुओ, हम दोनों ब्लैकस्मिथ है ना। और मेन कैरेक्टर एकदम डरते हुए बोल रहा होता है, दूर हो जाओ, मेरे से दूर हो जाओ। और फिर हमें अगले सीन में ले जाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ छुड़ाकर खड़ा हो गया होता है, और उसे बोल रहा होता है, वैसे प्लीज़ आप मुझे ना कुछ आइटम्स रिकमेंड कीजिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बोला था ना, जो कि मुझे अच्छे प्राइस पे मैं बेच सकूं, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए ना मेरी कैरेज के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। और वो ब्लैकस्मिथ उसे बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैं ना तुम्हारे लिए कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ रेडी करके रखा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर वो भी ये देख के सोच रहा होता है, तभी वो स्मिथ अपने हाथ में एक एरो उठाता है और उसे बोलता है, जाफा एरोज, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होने वाले हैं अगर तुम इन्हें अपने पहले आइटम की तरह यूज़ करोगे तो। और हमारा मेन कैरेक्टर वो एरो को हाथ में उठाते हुए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग वाला लुक देता है, और वो बोलता है, क्या एक मामूली एरो, तुम्हें पता है ना ये सस्ते चीज़ें उतने ज़्यादा प्राइस में नहीं बिक सकते, मैं इसका क्या करूँगा। और तभी वो ब्लैकस्मिथ जो रहता है ना, वो उसे बोलता है, हे ये कोई मामूली एरोज नहीं है यार, ये जाफा एरोज हैं, इनमें स्टील के साथ थोड़ा सा जाफा भी मिक्स किया गया है, और इसका इफेक्ट वो तो कमाल का है। एनिमी का जो डिफेंस रहता है ना, ये उसके भी आर पार हो जाता है, इसीलिए मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और तो और जो रेड्स में जाते हैं ना गोलम के खिलाफ, या फिर गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट वाले मिशन पे, उनके लिए तो ये एरोज बहुत ज़रूरी है, वो खरीदते ही खरीदते हैं। और मेन कैरेक्टर ये देखकर चौंक जाता है और बोलता है, ओह तो मैं तो इसके बारे में बहुत गलत सोच रहा था, क्या मुझे इसे अभी अप्रेस कर देना चाहिए। और वो एरो को दिखाते हैं ना, अप्रेस कर दिया होता है, और हमें पहले तो वो एरो के सभी स्टैट्स दिखाए जा रहे होते हैं, और उसका प्राइस
6 सिल्वर बताया जाता है। और एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो जाफा एरोस की अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो अब 89% तक हो चुकी है और अब आप जाफा एरो की जो स्किल है उसे आराम से यूज कर सकते हो। और मेन कैरेक्टर अभी भी डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है, सिर्फ 89% इन एरोज के बारे में। और अगर मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो मुझे लगता है मुझे इन सभी के टुकड़े टुकड़े अलग करने होंगे, तभी मुझे इनके प्रोडक्शन मेथड के बारे में पता चलेगा। पर इसकी बात काटते हुए वो ब्लैकस्मिथ वो दूसरी तरफ इशारा करता है और बोलता है, तो चलो मैं तुम्हें ना इसके प्रोडक्शन मेथड के बारे में सिखाता हूँ, इसीलिए मेरे पीछे आओ। और मेन कैरेक्टर वो एकदम अलग सा चेहरा बनाते हुए बोल रहा होता है, अरे इसके चेहरे को क्या हो गया, वो ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है। और दिखाते हैं वो स्मिथ ना अपने ब्लास्ट फर्नेस के पास आ गया होता है और वो उसे स्मिथिंग की प्रोसेस बता रहा होता है। देखो ये तो वैसे केमिस्ट्री वाली चीजें हैं, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को ना स्किप करते हैं, वरना मानवा थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, है ना। तो चलो हमारा स्मिथ कोल्स डाल रहा होता है ब्लास्ट फर्नेस में और फर्नेस को रेडी कर रहा होता है और फिर वो मेटल्स का मिक्सचर प्रिपेयर करता है और उसे रेडी कर लेता है उसे एरोज में बनाने के लिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ वो देखते हुए बोलता है, तो अब ये स्मेल्टिंग की जो प्रोसेस है ना वो अब खत्म हो गई है, अब हमें जाफा की ओट्स बनाने पड़ेंगे। ये बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता है ना, सही प्रोपोर्शनल में मिनरल्स लाना बहुत मुश्किल होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने ग्लव्स पहन लिया होता है और तैयार होते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स हमें तो इसे ट्राई करना ही चाहिए। और दिखाते हैं वो भी फर्नेस में लग गया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने ब्लैकस्मिथ के सभी एक्शंस को ना बहुत केयरफुली देखे हैं, एकदम अच्छी तरह से। ऑल्दो ये सेटिस्फाई वाला गेम है ना, पहले हमें बताया जाता था कि ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, पर इसमें किसी चीज़ की नॉलेज लेना वो सच में बहुत आसान की गई है। और तो और मेरे पास एक ऐसी स्किल है ना जिसे कहते हैं क्लास कॉम्पनसेशन इफेक्ट, और ये मेरे लिए सभी काम आसान कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जहाँ पे पैडल मार रहा होता है ना एयर पंप करने के लिए, उसके सामने 2 एरोज बनी होती है और मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है, क्या ये मेरे लिए डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं कि मुझे इसी तरफ हवा मारना है। और दिखाते हैं फर्नेस का सीन जिसमें अब आग ना थोड़ी स्टेबल हो गई होती है और मेन कैरेक्टर चौंकते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे अभी तक बस 5 मिनट ही हुए हैं पर मैंने फर्नेस को एकदम स्टेबल टेम्परेचर पर ले आया। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि पैग्मा का जो डिसेंडेंट है ना उसे टेम्परेचर की खबर बहुत अच्छे से है और इसीलिए आप ब्लास्ट फर्नेस का जो टेम्परेचर है उसे एकदम अच्छे से मेज़र कर पा रहे हो। और वहाँ पे ना टेम्परेचर कितना है ब्लास्ट फर्नेस का वो भी दिखा रहा होता है, 700, 720, 730 डिग्री सेल्सियस। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना काम करते हुए मन में सोच रहा होता है, अरे वाह ये तो सच में बहुत कमाल की चीज़ है, मुझे नोटिफिकेशन विंडो में मिलता है डिटेल्ड ये सब टेम्परेचर के बारे में, वो भी एक डिस्प्ले की तरह। वाह मज़ा ही आ गया, ये तो सच में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। और वो भी ब्लैकस्मिथ के तरह मेटल को पोर कर लिया होता है और एकदम स्माइल कर रहा होता है। तभी एक क्वेस्ट आता है कि आपने 80 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर लिए हैं और आपकी जो एफिनिटी थी ना स्मिथ के साथ वो 30 से बढ़ गई है और आपको 3 जाफा इंगट्स भी मिले हैं। और मेन कैरेक्टर खुश होते हुए बोलता है, मैंने कर दिखाया। तभी पीछे से वो ब्लैकस्मिथ भाई साहब एकदम आके बोल रहा होता है, अरे वाह तुम तो बहुत कमाल के हो और तुम तो बहुत ज्यादा रोटी उड़ा के बहन के। और तभी मेन कैरेक्टर उससे डरते हुए दूर होता है और बोलता है, मुझे मुझे ऐसे मत डराया करो। और वो ब्लैकस्मिथ उसे बोलता है, वैसे तुम्हारे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था ना स्मेल्टिंग के बारे में, पर तुमने इतना कुछ कर दिया, वाकई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, मैं अगर तुम्हें सिंपली एक टैलेंटेड आदमी बोल दूँ ना तो ये तुम्हारे जो टैलेंट्स है ना उनका अपमान हो जाएगा। ये तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे
पैग्मा का पुनर्जन्म हो गया हो और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है वैसे पुनर्जन्म तो इसे नहीं बोल सकते, पर मैं उसका डिसेंडेंट ज़रूर हूँ। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक लेवल गेन कर लिया है और फिलहाल ना आप लेवल 2 पे हो। और वो ब्लैकस्मिथ दिखाते हैं ओर्स को कुछ ढांचा में फिलअप कर रहा होता है और बोल रहा होता है तो चलो अब बारी आ गई है कि हम एरो हेड्स प्रिपेयर कर लें। और वो बोल रहा होता है पहले मिक्स करो और ये जो मॉल्टन मेटल है ना इन्हें रिपीटेडली ये मोल्ड में हमें फिलअप करना है। और दिखाते हैं कुछ देर ठंडा होने के बाद वो मोल्ड को तोड़ दिया जाता है और उसके अंदर से एरो हेड निकल जाती है। और हमारा स्मिथ समझा रहा होता है कि इसके बाद ना हमें बाकी काम एनविल पे करना पड़ेगा। और वो एनविल पर हथौड़े से दे पिटाई मार रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हें इसे इसी तरह हैमर करते रहना है जब तक इसका बैलेंस दोनों तरह से ठीक ना हो जाए। और तो और तुम्हें इसके एजेस पे खास ध्यान देना पड़ेगा। और फिर वो एरोस के बैलेंस को चेक कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है देखो तुम्हें ना ये एरो हेड को एरो शाफ्ट के ऊपर प्लेस करना है ताकि इसका जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो बढ़ जाए। और तुम्हें इसके लिए इसका वेट बैलेंस तो देखना ही पड़ेगा और इसे तुम एरो शाफ्ट और फेदर की मदद से बैलेंस कर सकते हो। और वो मेन कैरेक्टर को एरो पकड़ाते हुए बोलता है तो क्या लगता है क्या तुम ये कर सकते हो। और मेन कैरेक्टर वो एरो को घुमा घुमा कर देख रहा होता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि अब आप जाफा एरो बनाने के तरीके को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख गए हो। और मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं। और फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपने ना जाफा एरोस की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसे 100% तक पहुंचा दिया है। और स्मिथ एकदम खुश होते हुए साइड से उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है फिलहाल के लिए तो जितने इसमें मटेरियल्स लगने वाले हैं ना वो सब मैं तुम्हारे लिए एकदम फ्री रखता हूँ और मैं तुम्हें काम करते हुए देखना चाहूँगा, इसीलिए जम के मेहनत करना। और हमारा मेन कैरेक्टर काम में लगा हुआ होता है और वो स्मिथ उसे देखकर सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था ये कोई ना मामूली लड़का नहीं होने वाला है। जिस तरह ये उन मॉल्टन मेटल्स को हैंडल कर रहा है ये पक्का कोई ना कोई मास्टर क्लास तो ज़रूर है। फिर वो एक डंडी के टुकड़े को उठाते हुए बोलता है ओह मैं तो तुम्हें सिखाना भूल गया कि ये एरो के शाफ्ट्स कैसे बनाते हैं। एक काम करता हूँ जब तक तुम्हारा मेटल ठंडा हो रहा है ना तब तक मैं तुम्हें वो चीज़ सिखा देता हूँ है ना। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकते हुए बोलता है नहीं नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वो शाफ्ट्स ना खुद से बनाने वाला हूँ। और वो स्मिथ ये सुनकर चौंक जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने जो नोटिफिकेशन पैनल रहता है ना उसे देखते हुए बोल रहा होता है क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी जाफा एरोस के बारे में वो अब 100% तक पहुंच गई है, इसीलिए शाफ्ट बनाने का तरीका ऑटोमेटिकली एडिट किया जा चुका है। मैंने तो बस ब्लैकस्मिथ को काम करते हुए देखा और मेरे स्टैट्स इतने ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी वाह। और वो फर्नेस में काम करते हुए बोल रहा होता है ऑल्दो मेरी जो अभी ये लिस्ट है ना काम करने की मटेरियल्स की वो अभी फ़िलहाल बहुत छोटी है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये एकदम डबाडब भरा हुआ रहेगा और इतना काम मुझे खुद से तो करना ही चाहिए है ना। और दिखाते हैं वो एरो शाफ्ट को शार्प कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है पहले मुझे इन मुड़े हुए टुकड़ों को ना सीधा करना पड़ेगा और इन्हें काटने के बाद एकदम एक समान करना पड़ेगा और इन्हें फेदर और ग्लू इन पे चिपका के मुझे फ्लेचिंग्स बनाने पड़ेंगे। और जो मेरी एफिशिएंसी है ना वो मेरी डेक्सटेरिटी स्टैट के कारण सबसे कमाल की होने वाली है। ये मेरा क्लास कॉम्पनसेशन का इफेक्ट इतना कमाल का है। और दिखाते हैं वो बहुत सारे एरो शाफ्ट रेडी कर लिया होता है और तभी स्मिथ कुछ देखता है और उसे बोल रहा होता है अरे वाह तुमने तो इतने सारे शाफ्ट्स बना भी लिए बस एक बार देख के ही, कमाल है। और फिर वो कुछ देखकर चौंक जाता है और उसे बोलता है रुको 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 तुम ये कर क्या रहे हो, तुम वो एरो हेड को क्वेंच क्यों कर रहे हो यार, अगर तुम ऐसा करोगे तो भले वो हार्ड हो जाएंगे पर वो ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाले हैं, तुम ये जानते हो ना। तभी मेन कैरेक्टर उसे बोलता है चिंता मत करो मैं ये एरो हेड पे ना थोड़ी सी टेम्परिंग करने वाला हूँ। तभी ब्लैकस्मिथ उसे बोलता है तुम्हें टेम्परिंग के बारे में भी पता है,
ये तो सच में कमाल का होने वाला है। पर तुम्हें नहीं लगता कि इतने सस्ते चीज़ के लिए इतना कुछ करना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है? और तुम अगर ऐसा ही करते रहोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारे बनाने के लिए उतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होने वाला है। अगर तुम ऐसा मेथड यूज़ करोगे, तभी मेन कैरेक्टर एकदम काम करते हुए उसे बोलता है, अगर मैं इसे थोड़ा-सा भी अच्छा बना लूँ ना, तो मैं इसे ज़्यादा पैसे पे बेच पाऊँगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मेरे जैसे किसी मामूली इंसान को ऐसा करना है, तो यही एक तरीका है जिससे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और वो हैमरिंग शुरू कर दिया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बस यही कर सकता हूँ। और दिखाते हैं उसका एरो ना एकदम मस्त शेप ले लिया होता है। और ये देखकर वो स्मिथ भी खुश होते हुए बोल रहा होता है, अब तुम्हें बस वो स्टिक को एरो हेड में लगाना है। लड़के, तुम तो सच में इतना ज़्यादा टैलेंट अपने अंदर छुपा के रखे थे ना, वाकई बहुत कमाल का है। और मेन कैरेक्टर भी वो एरो हेड में शाफ्ट फिक्स करते हुए बोलता है, वही तो, ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। मेरा ऑक्यूपेशन आज तक जो था ना, वो कहीं भाग दौड़ करने वाला था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह काम करने में इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वो बोल रहा होता है, तो फाइनली मैंने ये एरोज़ बनाना ना ख़त्म कर लिया है। अब मेरा क्वेस्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इतना बोलते ही वो एरो से बहुत ज़्यादा माना निकलने लगती है, एकदम बहुत सारी एनर्जी। और एक नोटिफिकेशन आता है कि लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ का जो ब्रेथ है वो अब एक्टिवेट हो गया है। और वो एरोज से बहुत ज़्यादा माना निकलने लगती है। मेन कैरेक्टर ये देखकर चौंक जाता है और वो बोल रहा होता है, क्या क्या चल रहा है ये? एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ का ब्रेथ लेवल 1 का, जिसके कारण उन सभी के स्टैट्स 5% से बढ़ा दिए जा रहे हैं। और ये एकदम रेयर चांस है और आपको ये स्पेशल फीचर दिया जा रहा है आपके सभी क्राफ्टेड आइटम्स के लिए, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है स्पेशल जाफा एरोज, जिनकी रैंकिंग ना एपिक होती है। और वो एरो से एकदम पर्पल कलर की ना लाइट एमिट हो रही होती है, एकदम चमक मार रहा होता है। और मेन कैरेक्टर चौंकते हुए बोलता है, एपिक एपिक ऐसा कैसे हो गया? और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने ना अपनी क्वेस्ट को क्लियर कर लिया है, आपने एक एपिक रेटेड आइटम बना लिया है, इसीलिए आपके जितने सारे स्टैट्स हैं ना, वो 4 से बढ़ा दिए हैं। और आपकी रेपुटेशन 80 से बढ़ गई है पूरे कॉन्टिनेंट में। और आपने 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी गेन कर लिए हैं। और फिलहाल आप ना लेवल 3 पर हैं, जिन्हें देखकर मेन कैरेक्टर के तो आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता। वो मन में सोच रहा होता है, यार ये लेवल अप वाली चीज़ को अगर मैं नहीं देखूं तो भाई ये एपिक ग्रेड का आइटम। और तभी वो ब्लैकस्मिथ भी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, वाह वाह वाह, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक लड़का जिसने आज तक कभी ब्लैक स्मिथिंग नहीं की ऐसा परफेक्ट एरो बना लेगा। भाई तुम तो सच में कमाल के हो। तुम्हें तुम्हें गर्व नहीं हो रहा है ना? और दिखाते हैं मेन कैरेक्टर एकदम रोते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे मुझे यही एपिक मिलना था क्या? मुझे एक तलवार चाहिए थी एपिक ग्रेड की। और ये देखकर ब्लैकस्मिथ बोल रहा होता है, अरे ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? तभी दिखाते हैं मेन कैरेक्टर फिर से उन एरोज की तरफ देखता है और सोच रहा होता है, वैसे अगर मैं सोचूं तो ये जो पहले के जितने सारे एरोज हैं ना, ये सबके अटैक पावर्स 40 से ज़्यादा नहीं है। और तो और मेरा वाला जो है ना, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है कि ये सभी एनिमी के डिफेंस को एकदम कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। इसीलिए तो मेरी जो क्लास इफेक्ट है ना, वो सच में बहुत कमाल की है। और वो एरो को एकदम गर्व से देखते हुए सोच रहा होता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाहर में जितने भी लेवल 20 के एक हाथ से चलाने वाले हथियार है ना, ये उन सभी में सबसे बेस्ट हथियार होने वाला है। बाहर इसका कोई मुकाबला नहीं है। और तभी ब्लैकस्मिथ उसे बोलता है, ओह कितने दुख की बात है कि तुम यहाँ पर कुछ दिन और नहीं रुकने वाले हो। तभी मेन कैरेक्टर उसे बोलता है, हम फिर से मिलेंगे अगर डेस्टिनी मुझे अलाउ करती है, इसीलिए तुम इतना चिंता मत करो। और तभी दिखाते हैं वो ब्लैकस्मिथ उसे ना
कुछ चीज़ें दे रहा होता है और बोल रहा होता है मैं इन कमाल की चीज़ों को, इन वेपन्स को ना अपने पास नहीं रख सकता, इसीलिए प्लीज़ तुम इन्हें अपने साथ लेके जाओ। और वो होती हैं जाफा एरोज और जाफा इंगट्स, और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको 100 जाफा एरोज मिली हैं और 3 जाफा इंगट्स। ये देखकर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है ये शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो एफिनिटी थी ना ये ब्लैक स्मिथ के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए मुझे इसने इतने सारे दे दिए हैं। और वो उसे शुक्रिया करते हुए बोलता है फिलहाल इतने दिनों के लिए आपने जो मेरा ध्यान रखा है ना उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मिस्टर स्मिथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी तक मेरे लिए जितने सारी चीज़ें की ना उन सभी के लिए। तभी वो स्मिथ एकदम शर्माते हुए बोलता है वैसे कितना अच्छा होता ना अगर हम साथ में रह पाते। और मेन कैरेक्टर वो भाई एकदम डिस्गस्टिंग सा फेस बनाते हुए बोलता है प्लीज़ ऐसी बातें तो मत बोलिए। और वो मन में बोलता है पहले तो यार तू ब्लश करना बंद कर यार। और भाई वो ना अपने एरोज को अपने शोल्डर पे रख के रेडी हो जाता है और बोल रहा होता है वैसे ये मुझे जितने सारे प्रेजेंट्स मिले हैं ना ये सब तो बहुत अच्छे हैं, पर इनका जो वेट है ये मुझे स्लो ही करने वाला है। और तो और मुझे अब वो टाउन में पहुंचने में शायद थोड़ा समय लग सकता है। और वो कुछ सोचता है और स्माइल करते हुए बोलता है वैसा जो भी हो, पर जब तक मैं इन एरोज को बेच दूँ ना मैं ये जगह से आराम से निकल सकता हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है सभी यूजर्स मेरा इंतज़ार करो, मेरा नाम है ग्रिड और मैं तुम सभी के लिए ला रहा हूँ एक बहुत अमेजिंग वाली चीज़। और दिखाते हैं वो ना स्मिथ को गुड बाय कर कर आगे बढ़े जा रहा होता है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हमें ले जाया जाता है गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट के वो रेड वाले सीन में। और दिखाते हैं जंगल में ना कुछ बहुत ज़्यादा हलचल हो रही होती है और 2 प्लेयर्स एकदम कराते हुए ज़मीन पे गिरते हैं। उनके सामने 2 बहुत बड़े बड़े गोलेम्स जैसे चीज़ मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं और वो उन दोनों को देखकर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी एक खतरनाक सा एरो जिससे एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो उनमें से एक गोलेम को लगता है और उसका काम तमाम कर दिया होता है। भाई एकदम से तबाह हो गया होता है। और दिखाते हैं ये एरो जिसने छोड़ा होता है ना उसका नाम होता है जिशुका, जो होती है जड्डा गिल्ड की गिल्ड मास्टर। और वो बोल रही होती है वो बेवकूफ़ मैंने तुम्हें कितनी बार वार्निंग दी थी है ना, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो भाई अपने काम पे लगो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये इंतज़ार क्यों कर रहे हो मेरी जड्डा गिल्ड। और वो हमें गिल्ड मेंबर से उसी वक्त इंट्रोड्यूस किया जाता है एक कॉमिक से मैनर में। पहला होता है रेगास और दूसरा तोबान और थर्ड वाला होता है वेंटर। और भाई वो ज़मीन पे बहुत सारे ना गिल्ड मेंबर्स नीचे पड़े होते हैं जिन्हें देखकर जिशुका एकदम शौक में होती है और वो उन सभी को देखकर गुस्से में बोल रही होती है सभी लोग मारे गए बस कुछ को छोड़ के। और वो पीछे घूमकर गुस्से से देख रही होती है और बोलती है वैसे हमने इस बॉस को तो किसी तरह से पकड़ लिया है, पर हमारे जितने छोटे मेंबर्स हैं ना वो सभी इसमें मारे गए हैं। और दिखाते हैं उसके पीछे भी ना एक बड़ा सा गोलेम जैसा मॉन्स्टर होता है जो कि आधा इंजर्ड होता है और वो बोल रही होती है इसका डैमेज हमें बहुत ज़्यादा हुआ है। और दिखाते हैं बहुत सारे मेंबर्स एकदम गोला बनाकर खड़े होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है वैसे हमने किसी तरह से तो ये रेड को ख़त्म कर लिया है। और तभी दूसरा बोलता है और लूट के बारे में क्या, तभी कोई बोलता है 30 ब्लैक आयरन ओर्स, 7 ओरेकुलम ओर्स और 1 ब्लू ओरेकुलम ओर, बस हमें यही सब मिला है। तभी रेगास बोलता है वो एमेथिस्ट शील्ड जिसका ड्रॉप रेट सबसे कम है यार, वो फिर से ड्रॉप नहीं हुआ यार। और ये सुनकर वेंटर भी बोलता है पर एटलीस्ट हमें एक ब्लू ओरेकुलम तो मिल गया है ना, हम इसके लिए पूरा दिन लड़े हैं और न जाने हमें कितने सारे लॉस हुए हैं है ना। और तभी जिशुका गुस्से में बोलती है तोवान कितने सारे मारे गए। और तोबान बोलता है अगर हमारे गिल्ड मेंबर्स को मिला दिया जाए तो टोटल नंबर 75 होता है।
और वो जो मेन फोर्स जो हम बॉस से डील कर रही थी, जब हम ये काम में बिजी थे ना, तो वो गोलेम्स वो अचानक से मल्टीप्लाई हो गए और इसके बारे में हमने तो पहले से प्लान ही नहीं किया था, इसीलिए सब कुछ बिगड़ गया। जिशुका एकदम गुस्से में अपने मन में सोच रही होती है, ये एस ग्रेड का लिंक क्वेस्ट ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड निकला, मेरे सोच से बहुत ज़्यादा मुश्किल। मुझे इसके लिए कुछ मेजर्स जरूर लेने पड़ेंगे, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। तभी हमें बायरान विलेज का सीन दिखाया जाता है और दिखाते हैं जिशुका एक फाउंटेन पे बैठी होती है और वो सभी टीम मेंबर्स को बोल रही होती है, हमारा जो ये फोर्थ रेड था ना, ये भी बिल्कुल कोई भी रिजल्ट्स नहीं लाया है और ये जो गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट वाला क्वेस्ट है, इसकी वैल्यू सभी यूजर्स में एकदम घटती जा रही है और अगर ऐसा ही चलते रहा ना, तो बाद में हमें इस रेड पे अपने साथ ले जाने के लिए कोई भी यूजर्स नहीं मिलने वाले। ये ड्रॉप्स देखने के बावजूद कोई नहीं आएगा हमारे साथ। तभी हमें राइटर ना इस गिल्ड के बारे में बताते हैं और वो हमें बोलते हैं कि ये जो ज़ेडाक गिल्ड है ना, इसमें सभी हाई रैंकिंग प्लेयर्स ही हैं, इसके सभी गिल्ड मेंबर्स एकदम हाई रैंकर्स हैं और तो और इसका साइज बहुत छोटा है, इसीलिए इनका जो ये फेम है ना, वो भी उतना कुछ खास नहीं है, ज़्यादा लोग इसे जानते नहीं हैं। मैक्सिमम लोग इसे इंडिविजुअल प्लेयर्स के रूप में जानते हैं क्योंकि सेटिस्फाई जब गेम लॉन्च हुआ ना, उससे पहले भी एक गेम बहुत ज़्यादा चर्चा में था जो कि था LTS और इसमें भी सेम यही 17 मेंबर्स खेला करते थे और इनका छोटा जो नंबर है ना, इसके कारण ये लोग क्या करते हैं, कभी रेड में जाने के लिए हमेशा किसी मामूली ऑर्डिनरी यूजर्स को अपने साथ ले लेते हैं, पर इस मेथड का भी ना कुछ लिमिट्स है। तभी तोबान बोलता है, वो एमेथिस्ट शील्ड के बिना हम ये लिंक क्वेस्ट बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम ये रेड को अभी कुछ दिन के लिए छोड़ दें और हम अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, उसे बढ़ाने पे ध्यान दें। क्या बोलती हो? और तभी रेगास भी बोलता है, हाँ वैसे मुझे लगता है यही करना ठीक होगा, जब तक मैं लड़ सकता हूँ तब तक तो सही होगा। तभी वेंटर भी बोलता है, हाँ हमें खुद को इतना ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहिए और कुछ दिन थोड़ा इंतज़ार करके देखते हैं, है ना। तभी जिशुका खड़ी होती हुई बोलती है, अच्छा ठीक है, और वो एकदम कमांड देते हुए बोलती है, तो चलो ज़ेडाक गिल्ड अभी सभी लोग ना एकदम इंडिविजुअल लेवल अप करने पे फोकस करने वाले हैं और सभी तुम्हारे जितने सारे इक्विपमेंट्स हैं ना, उन्हें तुम्हें एनहांस करना है और मैं तुम सबको 3 महीनों का समय देने वाली हूँ और जिन्होंने 15 लेवल इसके बीच में गेन नहीं किया वो मारे जाएंगे। और वो रेगस की तरफ पर्टिकुलरली चिल्ला के बोलती है, रेगस तुम्हें तो मिनिमम 20 लेवल गेन करना है। और रेगस भाई, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया होता है। पीछे से वेंटर हंसते हुए बोलता है, ओ बहुत बुरा हुआ नहीं है ना, तुम्हें तो पता ही है, तुम तो उसे जानते ही हो यार, जल्दी करो वरना तुम सच में मारे जाओगे। और तभी हमें ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जा रहा होता है और जिशुका वहाँ के सेल्स मैनेजर से बात कर रही होती है। वो उसे बोलती है, प्लीज़ मुझे कुछ जाफा एरोज दिखाइए, और दिखाते हैं पीछे ना कुछ लोग गिल्ड मेंबर्स को रिक्रूट कर रहे होते हैं। और जिसुका ये सब देखकर अपने मन में सोच रही होती है कि हमारा गिल्ड का जो अभी सिचुएशन है ना, वो वाकई बहुत खराब है। पहले हमारी गिल्ड के नाम पे ही बहुत सारे बिगनर्स हमारे टीम में आ जाते थे ताकि वो हमारे साथ खेल सके, रेड्स में पार्टिसिपेट कर सके, पर अब हमारा पोजीशन ऐसा हो गया है इस गेम में कि कोई भी बिगनर हमारी तरफ देखता भी नहीं है। और तभी वो ना अपना जो नोटिफिकेशन पैनल या फिर बोलूँ तो मार्केट प्लेस चेक कर रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है, तो चलो कुछ एरोज पहले खरीदे जाए। और वो कुछ देखती है और अपने मन में सोच रही होती है, ये पागल कौन है जो नॉर्मल एरोज हैं जो 6 सिल्वर पे मिलते हैं, उन्हें ये 3 गुना प्राइस पे बेच रहा है, ये करना क्या चाह रहा है। और तभी वो कुछ देख के ना एकदम चौंक जाती है और वो देखती है वो जो एरो रहता है वो एकदम पर्पल कलर का रहता है और वो चौंकते हुए बोलती है, पर्पल, ये एपिक ग्रेड के एरोज हैं,
क्या बात है। और वो तभी उन एरोज का ना स्टैट्स चेक करती है, वो एपिक एरोज, और वो मन में सोच रही होती है नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो उस डेस्क के काउंटर पे अपना हाथ पीटते हुए बोलती है, मैंने जितने ब्लैकस्मिथ्स को जानती हूँ ना, उन सभी को मैंने ऐसा एरोज बनाने के लिए बोला था। नहीं, मैंने तो ऐसा कहीं भी हाई ग्रेड एरोज के बारे में मैंने सुना ही नहीं इससे पहले। और भाई वो शौक में ही रहती है और बोल रही होती है, और तो और इसका परफॉर्मेंस तो देखो यार, ये तो एकदम कोई चीट के जैसा लग रहा है। ये तो किसी जंग में एकदम सबसे सटीक हथियार हो सकता है जो कि हार जीत को डिसाइड करा सकता है। और मैं सबसे पहले इसके लिए ना बिडिंग कर देती हूँ। और किसने इसे बनाया, किसने है यार। और वो उसे देखकर मन में सोच रही होती है, अगर ये दो जो टॉप ब्लैकस्मिथ्स हैं, पैनमीर और स्टेंग, अगर ये दोनों ने नहीं बनाया है तो पक्का कोई है जो इनके लेवल से भी आगे निकल चुका है। हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे रेगस और वेंटर बैठे होते हैं। रेगस अपना सर पकड़ के ना एकदम से दुखी होता है और वो बोल रहा होता है, मैं ये 3 महीने में 20 बार लेवल अप कैसे कर सकता हूँ, ये कितना मुश्किल है। तभी वेंटर उसे सांत्वना देते हुए बोलता है, देखो तुम जिशुका को तो जानते ही हो ना, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, और तुम्हें ये चीज़ ना थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। जब उसने कहा था कि वो हमें मार डालेगी तो मैं एकदम श्योर हूँ कि वो हमें सच में मार डालेगी, इसीलिए तुम्हें कोशिश करते रहनी चाहिए। और दिखाते हैं वो क्या करता है ना, उसके पास में जो चिकन लेग पीस होता है वो उसे रेगस के मुंह के तरफ आगे बढ़ाता है और बोलता है, चलो आ करो, मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि तुम्हारे आखिरी खाने की पेमेंट में कर दूँ। और रेगस उसे गुस्से से देखते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर वेंटर ये आप कर क्या रहे हैं। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसको वेंटर देखते हुए बोलता है, एक गिल्ड नोटिफिकेशन, वो भी इस वक्त पे। और वो नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जितने ब्लैकस्मिथ रैंकिंग के टॉप 100 वाले यूजर्स हैं ना, उन सभी में तुम्हें ढूंढना है उसे जिसका लेवल जो रहेगा वो उसके स्किल के लेवल से कम रहेगा। और इसे देखकर वेंटर बोलता है, ये हमें अब तुरंत एक ब्लैकस्मिथ को ढूंढने के बारे में बोल रही है, आखिर ये करना क्या चाहती है। तभी रेगस एकदम गुस्से से टेबल से खड़ा होता है और अपना हाथ टेबल पे पीटते हुए बोलता है, क्या अब वो कह रही है कि वो किसी ब्लैकस्मिथ को ढूंढना है, पर कुछ देर पहले वो बोल रही थी कि हम सभी को लेवल अप करना है, ये हमारी गिल्ड मास्टर पागल वागल हो गई है क्या। और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, जाओ जाओ, जिसने मेरा मजाक उड़ाया ना मैं उसे पक्का मार डालूंगी। और रेगस की भाई एकदम पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई होती है। वो एक टेडी को हाथ में पकड़ के बोल रहा होता है, गुड बॉय, मुझे पता है रेगस एक गुड बॉय है ना। और ये देखकर वो एंटर उसे बोलता है, हे तुमने वो मैसेज देखा, और तुम्हारा गुस्सा वो तो 1 सेकंड में नहीं टिका। और तभी वेंटर वो मैसेज को आगे पढ़ता है जिसमें और लिखा होता है कि वो जो यूज़र है ना, उसका स्किल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें सिर्फ जितवा सकता है, उसके सभी टैक्टिक्स। और वो जो गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट वाला मिशन है ना, हमें सिर्फ वही वो सक्सेसफुल करवा सकता है। जिसे देखकर वेंटर बोलता है, ओह तो वो इतनी ज़्यादा श्योर है, तो चलो उस आदमी को हमें जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है जिशुका कहीं आगे बढ़ रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये जो हमारी छोटी सी टीम है ना एलिट्स की, वो हमेशा सभी क्लास रैंकिंग्स के टॉप 3 रैंक में, और यहाँ पहुँचने में ना हमें आधे साल से भी कम का समय लगा। बस हमारी यही अचीवमेंट के कारण ना हम किसी नए मेंबर को गिल्ड में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ऑल्दो हम वो दूसरे गिल्ड जितना फेमस इन्फ्लुएंसिंग टाइप के लोग नहीं हैं, हम एकदम छोटे से गिल्ड हैं, पर हमारी जो ताकत है ना, इसका लोहा तो भाई जितने लोग हैं सब लोग मानते हैं, इसीलिए हमारे हाथों में भी बहुत ज़्यादा ऑथोरिटीज़ है। और दिखाते हैं जिशुका आगे बढ़ते हुए सोच रही होती है, ये हम हैं द ज़ेडाक गिल्ड। और वो एरोज की तरफ फिर नोटिफिकेशन में देखती है और बोलती है, अगर ये
पैनमीर और स्टैंग से बेहतर है ना, तो ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसका जो आइटम है ये नॉर्मल आइटम से कहीं ज़्यादा बेहतर है एकदम। ये नॉर्मल तो इसके सामने एकदम कुछ भी नहीं है। और वो बोल रही होती है बाकी जितने सारे ये कॉन्टिनेंट पे जितने सारे गिल्ड्स हैं ना, बाकी सभी लोग एकदम टेंशन में होंगे, सब यही यूज़र को ढूंढ रहे होंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले इसे ढूंढना है और इससे बातचीत फिक्स करनी होगी। और दिखाते हैं हमें अगला सीन कट करके ले जाया जाता है एक पहाड़ी जगह पे, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या? और दूसरा बोलता है ओ तो तुमने भी वो रूमर सुना है ना? और तभी दिखाते हैं एक माइनर जैसा आदमी रहता है जो बोल रहा होता है एक बहुत पावरफुल गिल्ड है जो कि आसपास जाकर ना एक ब्लैकस्मिथ को ढूंढ रही है। जितना तक मैंने सुना है उसने ना कुछ बहुत अमेजिंग सी चीज़ बना दी है और पूरा सेटिस्फाई गेम में सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम भी सुन रहे हो पैनमीर? और दिखाते हैं पैनमीर को, भाई साहब ये पूरे ब्लैकस्मिथ रैंकिंग में ना एक नंबर पर मतलब पूरा टॉप में रहता है। और वो भी नोटिफिकेशंस देख रहा होता है और बोलता है मैंने अभी जस्ट वो न्यूज़ सुना एक एपिक ग्रेड एरो। और वो अपने मन में सोच रहा होता है इसमें लिखा हुआ है कि इसे एक मास्टर क्राफ्ट्समैन ने बनाया है जिसकी स्किल और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर वो एक्सपीरियंस और रेप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा लैक करता है। ये इसका डिस्क्रिप्शन बोल रहा है इवन आज तक मैंने जितने भी बनाए हैं मुझे भी कभी मास्टर क्राफ्ट्समैन नहीं बुलाया गया है किसी भी डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत यूनिक है। पर ऐसा फिनोमेना ना 2 ही बार हुआ है सिर्फ। पहला तो वो आदमी मैं था जिसने सबसे पहला एपिक आइटम क्राफ्ट किया था और यहाँ पे जब मेरा नाम आया था ना तो मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था कि मैं बाकी सभी से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। पर ये आखिर है कौन, कहाँ है ये? और दिखाते हैं हमें फिर से दूसरे सीन में जहाँ पे हमारे सामने एक कप नूडल्स और 2 चॉपस्टिक्स रखी होती है और दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि यंगवू उबासियाँ ले रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये लेबर ऑफिस आखिर खुलेगा कब? कुछ देर के बाद कुछ अनाउंसमेंट्स होती है और कोई बोल रहा होता है प्लीज़ जब तुम लोग वो साइट पे पहुंचोगे तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना, केयरफुल रहना। और इसीलिए अब मैं वो लिस्ट तुम्हारे सामने बोलने वाला हूँ और तुम सभी को मैं उनके काम की तरह से मैं सबको चूज़ करने वाला हूँ। और दिखाते हैं ये एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट लाया होता है और वो उसके सामने सभी लोग खड़े होते हैं और वो बोल रहा होता है कि शिनवू बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना वो 4 वर्कर्स की तलाश कर रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हाँ मैं। तभी उसे धकेलते हुए ना एक आदमी आगे बढ़ता है यहाँ पे और यंगवू उसे देखकर सोच रहा होता है यार ये आदमी कितना ज़्यादा निर्दयी है, तुम्हें अपने से छोटे को पहले जाने देना चाहिए था। और तभी वो कंट्रैक्टर फिर से बोलता है अगला मुझे 3 ताकतवर लोग चाहिए जिन्हें टाइल्स बिछाने में एक्सपीरियंस हो। और दिखाते हैं यंगवू इस बार भी हाँ बोल रहा होता है, उसे फिर से कोई धकेल के आगे बढ़ जाता है और बोल रहा होता है यहाँ। तभी यंगवू गुस्से में उन सभी पर चिल्ला दिया होता है हे भगवान मैं भी तो यहाँ पर कमाना चाहता हूँ ना, प्लीज़ इस तरह हरकतें करना बंद कर दो। तुम लोग कितने बुढ़े हो गए हो और अभी भी बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो। और तभी वो कंट्रैक्टर फिर से बोलता है ओहो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम यहाँ पे लड़ाई करें। अगला मुझे एक तार खींचने वाला आदमी चाहिए, मैं इसके 1,10,000 वॉन देने के लिए तैयार हूँ पर पर्सन के लिए। और भाई यंगवू मन में सोच रहा होता है ये सबसे घटिया काम है, मैंने पिछले साल इसे ट्राई किया था और ये काम खत्म होने के बाद ना इसमें जो दवाई खरीदना पड़ता है ना उसी का दाम इसके इनकम से भी ज़्यादा हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। और वो सोच रहा होता है मैं इस ऑफ़र को पास कर दूंगा। तभी दिखाते हैं एक बुढ़ा ना उसका हाथ पकड़ के उठा दिया होता है। यंगवू भी सोच रहा होता है क्या हो रहा है? और तभी दिखाते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर उसे कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहा होता है और बोल रहा होता है तो चलो हमारे पास बहुत सारे काम है। और यंगवू पीछे घूमकर चिल्ला रहा होता है ओए साले तुम बास्टर्ड्स। और तीनों लोग ना उसे एकदम इग्नोर कर रहे होते हैं। और तभी हमें सीन ले जाया जाता है वापस हमारे यंगवू के घर पे और दिखाते हैं यंगवू की ना बहुत बुरी हाल हो गई होती है और वो बोल रहा होता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ फिर। तभी उसकी मम्मी उसे चिल्लाते हुए बोलती है कहाँ जा रहे हो तुम, वो भी इतनी जल्दी सुबह सुबह, पहले अपना नाश्ता तो कर लो।
और यंगवू उन्हें बोलता है मैं लेबर ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तभी यंगवू के पापा उसे बोलते हैं यहाँ आओ और कुछ देर हमारे साथ बैठो, थोड़ी देर ही बस। और यंगवू वहाँ बैठते हुए मन में सोच रहा होता है मैं पहले ही इतनी ज़्यादा जल्दी में हूँ और अब इन्हें क्या कहना है। अगर मैं अपना लोन का इंटरेस्ट पे कर दूँ ना तो मेरी सेविंग्स सिर्फ 9,220 वॉन ही बचेंगी। और तभी दिखाते हैं यंगवू के जो पापा रहते हैं यंगवू की तरफ एक नोटों का बंडल फॉरवर्ड करते हैं और वो बोलते हैं हम तुम्हें आज की जो तुम्हारी दिहाड़ी थी ना उसके पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं, पर तुम प्लीज़ आज एक दिन ब्रेक ले लो, ठीक है ना। यंगवू भी शौक होते हुए बोल रहा होता है पापा पापा ये आप क्या कह रहे हो। और तभी दिखाते हैं यंगवू जब उन पैसों को उठाता है ना तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो बोल रहा होता है यार मेरी डेली की दिहाड़ी तो 90,000 है और आपने बस 70,000 ही दिए हैं। तभी उसकी बहन साइड से बोलती है आपको जितने मिले हैं उतने के लिए तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए ना, ये लीजिए। और वो भी उसे कुछ दे रही होती है और बोलती है मैंने आपके लिए ना आपका बात एकदम रेडी कर दिया है तो प्लीज़ जाकर थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। और यंगवू अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है अब जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे पापा ना रोज़ सुबह सुबह सब्जी की दुकान के लिए बहुत जल्दी सुबह में निकल जाते हैं, पर आज वो इतने देर तक हैं। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर बस मेरे साथ खाना खाने के लिए इतनी देर वेट कर रहे हैं। और वो उन्हें देखकर एकदम खुश हो जाता है और सोच रहा होता है सभी लोग मेरे पास सच में बहुत वंडरफुल फैमिली है। और वो बोलता है तो पापा प्लीज़ मेरे मेरे जो डेब्ट है ना उन्हें भी आप पे कर दीजिए। और दिखाते हैं उसके पापा उसके तरफ एक चावल की कटोरी फेंक के मारते हैं। और फिर कुछ देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जो कि होता है सेटिस्फाई गेम के अंदर का। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और हमारा ग्रिड भी लॉगिन कर लिया होता है और दिखाते हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है और वो बोल रहा होता है थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये गेम खेलना वैसे तो अच्छा ही है, पर मैंने अपने सारे डेब्ट्स चुका दिए उसके बाद ना मेरा अकाउंट बैलेंस एकदम से ज़ीरो हो गया है और मुझे अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। और तभी वो बोलता है पर मेरे पास एक ही चीज़ है जिसके लिए मैं इतनी देर से वेट कर रहा था, तो चलो देखते हैं कि मैंने जो एरोज़ बेचने में लगाई थी ना उनकी प्राइस कितनी दूर तक गई है और मुझे जल्दी से दूसरे विलेज में भी तो जाना है ना। और वो नोटिफिकेशन चेक करता है फिर अचानक से एकदम से साइलेंट हो जाता है। वो एक्चुअली ना कुछ उसके साथ हुआ होता है और वो एकदम ज़ोर से चिल्लाता है एक्साइटेड होते हुए और वो नोटिफिकेशन देख के बोल रहा होता है कि क्या क्या है ये। मुझे पता है कि वो एक एपिक ग्रेड एरोज है, पर भाई इसका जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। 6 सिल्वर तो नॉर्मल प्राइस है और ये इतना ज़्यादा। और दिखाते हैं उसने जो एरोज लगाई होती है ना भाई साहब वो 72 सिल्वर्स पर एरोज पे बिक रही होती है, बहुत ज़्यादा। इसे देखकर मेन कैरेक्टर एकदम खुश हो जाता है और सोच रहा होता है 99 इंटू 72 सिल्वर, 71 गोल्ड और 28 सिल्वर्स भाई साहब। और 100 गोल्ड हमारे जो असली वर्ल्ड है ना उसमें उसका प्राइस होता है 1,20,000 वॉन और मैंने बस 6 घंटे में 80,000 वॉन कमा लिए। मज़ा ही आ गया। अब मुझे लगता है कि मुझे कल से लेबर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो एकदम एक्साइटेड होते हुए ना वो सेल्स ऑफिस के पास चले जाता है और वो बोल रहा होता है मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे 71 गोल्ड्स। और भाई वो सेल्स ऑफिस वाला आदमी रहता है ना वो उसे बोलता है ये रहे आपके 60 गोल्ड और 59 सिल्वर्स। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि एपिक ग्रेड आइटम्स पे ना कमीशन हमारा 15% का है। और मेन कैरेक्टर फिर शौक होते हुए बोलता है साले तुम शिटी कैपिटलिस्ट। और फिर वो मन में कुछ सोचते हुए बोलता है पर अगर मैं ऐसे ही आइटम्स बनाकर इनसे इतने पैसे कमा सकता हूँ तो मुझे ये जगह छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है ना। फिर उसे वो ब्लैक स्मिथ याद आता है और वो एकदम डरते हुए बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। और फिर दिखाते हैं कार्ट का सीन। उसने फाइनली अपना कार्ट ना फिक्स कर लिया होता है और वो जा रहा होता है। तभी वो जो आदमी रहता है ना जो कार्ट चला रहा होता है उसे बोलता है कि आपकी जो फीस थी 8 गोल्ड और 90 सिल्वर की, ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। तभी वो आदमी बोलता है तुम्हें जितना देना पड़ रहा है उसके लिए तो तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए इसका प्राइस कमा दिया था। और तुम्हें क्या लगता है ये कैरेज चलाना मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान है।
और तभी हमारा ग्रिड उससे पूछता है कि बाय द वे आपने ये कहा था कि बिगनर विलेज इसका नाम विंस्टन है। और तभी वो आदमी बोलता है हाँ, वो बोल रहे हैं ये कुछ दिनों में ही ना एक सिटी बनने वाला है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और स्टेम फैमिली का जो वारिस है ना, वो यहाँ का नया सिटी लॉर्ड बनने वाला है। और यंगवू मन में सोचता है स्टेम, ये फैमिली तो कहीं सुनी सुनी लग रही है ना। और तभी वो ड्राइवर उसे बोलता है परफेक्ट, अब हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचने वाले हैं, तुम वो देख रहे हो ना। और दिखाते हैं उनका रास्ता फाइनली विंस्टन सिटी तक पहुंचने के लिए हो गया होता है। और तभी मेन कैरेक्टर एकदम स्माइल करते हुए मन में सोच रहा होता है तो फाइनली मैं यहाँ पहुंच ही गया। और आखिर में ना हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ग्रिड के इन्वेंट्री में क्या क्या है। ये मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। हमारा मेन कैरेक्टर ना फाइनली विंस्टन पहुंच गया होता है और वहां की भीड़ भाड़ को देखकर बोल रहा होता है वाओ, ये तो बायरान से ना एकदम 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे जो रास्ते पे चहल पहल है ना, वो भी वहाँ से बहुत ज़्यादा है। और दिखाते हैं वो बहुत सारे कैरेक्टर्स के बीच में खड़े होता है और बोल रहा होता है तो चलो ठीक है, यहाँ से ना मैं अपनी जर्नी एक बार फिर से अच्छे पॉइंट से शुरू करने जा रहा हूँ। और वो बोल रहा होता है सबसे पहले मुझे ना अपनी ये इन्वेंट्री जो है ना उसे सबसे पहले मुझे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके कारण मैं एकदम स्लो हो गया हूँ, ये मुझे आगे बहुत नुकसान करने वाला है। और तभी वो ना अपनी इन्वेंट्री देख रहा होता है और बोल रहा होता है तो चलो यहाँ पे मेरे पास जितनी सारी चीज़ें हैं ना वो सब मैं वेयरहाउस में छोड़ देता हूँ, जो जो मैं छोड़ सकता हूँ। और मेरे पास बस इतनी ही है। और भाई उसकी इन्वेंट्री आप देख सकते हो। और फिर उसके माइंड में ना कुछ क्लिक करता है और वो अपने आर्मर को देखते हुए बोल रहा होता है क्या मुझे इसे भी अप्रीज कर देना चाहिए, ये मैंगल आर्मर और मैमन ग्रेट सॉर्ड, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। और वो उसे टच करते हुए बोल रहा होता है अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग इनके लिए अगर बढ़ गया तो मुझे लगता है ये जो पेनल्टी होने वाली है ना वो भी कम हो जाएगी, है ना। और दिखाते हैं उसने अप्रेज कर दिया होता है और एक नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ना मैमन्स ग्रेट सॉर्ड के लिए वो 33% बढ़ गई है और मेंजल प्लेट आर्मर के लिए 65%। और हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के बोलता है क्या बस इतना ही, वैसे एक्स में तो मुझे 100% मिला था पर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा। और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है ना आपकी पेनल्टीज उसी तरह से एडजस्ट कर दी गई है। और दिखाते हैं वो आर्मर से और वेपन से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इसे देखकर तो मेन कैरेक्टर भी शॉक हो गया होता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि मैमन ग्रेट सॉर्ड का अटैक पावर जो कम किया गया था ना 30% से उसे अब सिर्फ 20% कर दिया गया है। और मेंजल प्लेट आर्मर का डिफेंस रिडक्शन जो था वो 20% से सिर्फ 8% कर दिया गया है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर एकदम खुश हो जाता है और बोलता है बहुत अच्छे, एटलीस्ट मुझे इतना तो मिला है ना। और वो बहुत खुश हो रहा होता है। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो आर्मर की तरफ देखते हुए बोलता है पर इसकी ड्यूरेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मैं वैसे इसे रिपेयर कर सकता हूँ, इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी, पर फिलहाल ना मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं ये नहीं कर सकता। और तो और मुझे एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी ना ताकि मैं चीज़ें क्राफ्ट कर सकूं। इसीलिए सबसे पहला काम जो मैं करता हूं वो ये है कि ये इक्विपमेंट को फ़िलहाल मैं कहीं रख देता हूं। और दिखाते हैं वो वेयरहाउस के पास पहुंच गया होता है और उसे बोलता है प्लीज़ मेरा वेयरहाउस खोल दो। और वो जो आदमी वहाँ बैठा होता है ना भाई साहब, वो उसे बोलता है वेयरहाउस खोलने के आपको 30 सिल्वर्स लगेंगे और कोई भी आइटम आप इधर उधर करोगे तो उसके 10 सिल्वर अलग से। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलता है पैसा पैसा कमबख्त पैसा। और भाई साहब अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर ने ना 2 चीज़ें वो वॉल्ट में बोले तो वेयरहाउस में रख दी होती है और वो बोल रहा होता है उफ, सबसे पहले मैं अपना आर्मर और ये वेपन रखना चाहूँगा। और दिखाते हैं वो अपने हाथों में ना एक एरो पकड़ा होता है और बोल रहा होता है फिलहाल मैं ये जो एपिक ग्रेड एरो है उसे मैं अपने पास ही रखना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा पहला एपिक ग्रेड एरो है और इसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और इसे अंदर रखना ना मेरे 10 सिल्वर का एकदम नुकसान ही हो जाएगा।
और दिखाते हैं वो अपने कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है, बहुत अच्छे, इसमें इसमें तो मुझे बहुत हल्का लग रहा है, जैसे मैं अचानक से उड़ने लगूंगा। क्या मुझे फिलहाल एक स्मृति ढूंढनी चाहिए, है ना? और दिखाते हैं वो रास्ते पे आगे बढ़ रहा होता है और वो एक जगह खड़े होकर बोलता है, अगर इनके इक्विपमेंट्स को देखूं तो लग रहा है जैसे ये एरिया ना बिगिनर्स के लिए है। और फिर वो दूसरे एरिया को देखता है और बोल रहा होता है, और वहाँ पर देखो, वहाँ पर ना उनके इक्विपमेंट का लेवल में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और फिर वो बोलता है, क्या ये एरिया सभी लेवल्स के लिए है? मुझे लगता है स्मिदी वहाँ पर ही होनी चाहिए। और वो कुछ दूर आगे चलने के बाद फाइनली एक स्मिदी के बाहर पहुंच गया होता है और वो उसे देखकर बोल रहा होता है, वाओ कितना बड़ा है, यहाँ पर पक्का एक इंटरमीडिएट या फिर हायर क्लास ब्लैकस्मिथ होना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ भी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने वाली है। और हमें उसके स्किल के बारे में बताया जाता है जो कि होता है मास्टर ब्लैकस्मिथ टेक्निक। और इसका इफेक्ट लगने के बाद इंटरमीडिएट या फिर अबव ब्लैकस्मिथ के एनपीसी जो रहते हैं ना, वो हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं अपने लड़के की तरह। और दिखाते हैं मेन कैरेक्टर वो स्मिदी का गेट खोलकर अंदर घुस गया होता है और बोल रहा होता है, एक्सक्यूज मी, पर वो कुछ देख के ना एकदम चुप हो जाता है और देख के बोलता है, क्या ये बिल्कुल खाली है? और तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, कौन कौन हो तुम? और भाई हमारा मेन कैरेक्टर उधर देखकर बोलता है, लगता है यहाँ पर कोई तो है। और दिखाते हैं एक बूढ़ा सा आदमी बेड पर से उठता है, लगता है जैसे वो एकदम पी के सोया हुआ हो। और वो उसे बोलता है, तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? और मेन कैरेक्टर उसे पूछता है, ओह मैं तो फिलहाल यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बिकती है उसे क्राफ्ट करने के लिए यहाँ पे आया था, क्या आप प्लीज़ मेरी इसमें मदद करने वाले हैं? तभी वो बूढ़ा आदमी अपना सर पकड़ते हुए बैठ जाता है और उसे बोल रहा होता है, देखो यहाँ पे ना एक मीरो नाम की कंपनी है जो कि आइटम्स को बल्क पे बेचती है, वो भी कम प्राइस में, जिसके कारण यहाँ पे जितने सारे आइटम्स थे वो बहुत दिनों से बिके नहीं है। और इसीलिए मेरी जो स्मिदी है ना वो बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो डिसअपॉइंटेड होते हुए मन में सोच रहा होता है, यार कितना बुरा हुआ। और वो उससे पूछता है, तो यहाँ पर आसपास कोई स्मिदी है क्या? इतना वो बोल ही रहा होता है ना कि पीछे से कोई जोर से चिल्ला रहा होता है, ओए ओए बूढ़े खान। और भाई दोनों ना पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं, मेन कैरेक्टर देखकर चौंक गया होता है। और वह हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे आ गए होते हैं, 5 लोग एकदम अपना वेपन वेपन रेडी करते। तभी उनका बॉस बोलता है, तुमने अभी तक हमें अपना डिसीजन नहीं बताया है, और मैं तुम्हें बोला था ना कि हमें ये बिल्डिंग तुम हैंड ओवर कर दो। जब हम तुमसे इतनी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और तुम हमारी कोई भी बात नहीं मान रहे हो। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, यार ये क्या हो रहा है? पूरी मुसीबत तो मेरे एकदम दरवाजे पे दस्तक दे रही है। और दिखाते हैं उनका लीडर ना एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसे बोलता है, जल्दी करो, इसे साइन करो और ये बिल्डिंग हमारे नाम कर दो। और देखो हम तुम्हें अच्छे से तुम्हारे साथ पेश आ रहे हैं ना, तो इसकी भी एक लिमिट है, वो लिमिट पार मत करो, समझे? और ना मेन कैरेक्टर ये देखकर सोच रहा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्डिंग हैंड ओवर करने की, और इसके राइट्स भी, ये तो मीरो कंपनी वाले हैं ना, वो बड़े और फेमस कंपनी। और तभी वो ना वहाँ साइड से खिसकने लगता है और सोच रहा होता है, पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है, पर जब तक मेरे पास समय है ना, मुझे यहाँ से पतली गली पकड़कर जल्दी निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि चीज़ें खराब होने लगे। और भाई वो ग्रुप का लीडर उसे देखता है और गुस्से में बोलता है, ओए तूने वो कॉन्ट्रैक्ट देखा ना, कहाँ जा रहा है तू साले बास्टर्ड, तू एक स्पाई है ना स्कैनर कंपनी का। और मेन कैरेक्टर एकदम डरते हुए मन में सोच रहा होता है, ये एक गैंगस्टर है जिसे मीरो कंपनी ने हायर किया है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे ऐसे एनपीसीज गुंडे भी होते हैं जो कि कभी कभी यूजर्स को भी मारते हैं। और दिखाते हैं वो सभी गुंडों को देखकर सोच रहा होता है, और इन सभी को देखें तो ये सब लेवल 35 के आसपास के लग रहे हैं, इनसे लड़ना अच्छा नहीं होगा और मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय ज़रूर सोचना पड़ेगा। और दिखाते हैं वो एकदम स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ना फिलहाल विंस्टन में एकदम नया नया हूँ
और मुझे पता नहीं था कि ये स्मिदी बंद हो गई है। और तभी उनका बॉस बोलता है, हाँ हाँ, तेरे कपड़ों से ये दिख रहा है, चल दफा हो जा यहाँ से। और तभी ना वो खान वो एग्रीमेंट पढ़ रहा होता है और बोलता है, साले तुम सभी ना एकदम क्रिमिनल्स हो। तुम ये 7 जनरेशन से ये लंबा फैमिली बिजनेस चल रहा है और तुम इसे बंद करना चाहते हो। और तभी वो गुंडे में से एक टकला वाला गुस्से में बोलता है, ओए जबान संभाल के बात कर, तुझे पता है ना तेरी वजह से हमें कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और तुझे ये जो सेटलमेंट में पैसे मिलने वाले हैं ना, तुझे उसमें से आधे पैसे हमें देनी पड़ेगी। हम इतना ज़्यादा तेरे लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं। तभी मेन कैरेक्टर ये सुन के बोल रहा होता है, वो जैसा कि उसने कहा, मुझे तो लगता है ये वही काम करने वाला है। और तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, जो भी हो, पर मैंने तो ये सुना था ना कि तुम्हारा एक जो बेटा था वो किसी बीमारी के कारण मारा गया। अब इतना जिद करने से क्या ही होने वाला, या फिर तुम इस जगह को इसीलिए बचा रहे हो क्योंकि ये जगह ही उसकी कब्र है। और भाई ये सुनकर ना वो ब्लैकस्मिथ खान एकदम गुस्से से चिल्ला के बोलता है, तुम अपने ये घिनौने मुंह से मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी मत बोलो। और भाई मेन कैरेक्टर ना चुपचाप वहां से आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके मन में कुछ थॉट्स आते हैं और वो खुद को समझाते हुए बोल रहा होता है, देखो ठंड रखो, ठंड रखो, तुम किसी तरह के हीरो वीरो नहीं हो, बस यहाँ से बाहर चले जाओ। ये तुम्हारे कोई भी बिजनेस के लिए नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। पर वो आदमी, क्या वो आदमी ठीक रहेगा? और भाई इतना सोचते ही ना उसके पास एक क्वेस्ट आ जाता है, ब्लैकस्मिथ रेज बी ग्रेड का। और भाई इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक गया होता है और वो क्वेस्ट को देखकर सोच रहा होता है, क्या ऐसे सिचुएशन में भी कोई क्वेस्ट दे सकता है? और वो क्वेस्ट में लिखा होता है कि आपको मीरो कंपनी के जो गुंडे हैं ना उन्हें वहां से भगाना है और स्मिदी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट को एकदम तहस नहस कर देना है। इसे क्लियर करने के बाद आपको रिवार्ड में मिलेगा कि खान की जो दारू पीने वाली आदत है ना वो कम हो जाएगी और खान के साथ आपकी एफिनिटी बढ़ जाएगी। और क्वेस्ट जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं ना तो आपको ब्लैकस्मिथ रेज नाम की स्किल मिलने वाली है। और अगर आप इसे फेल कर देते हो तो कुछ दिनों में खान मारा जाएगा और उसके रिलेटेड जितने सारे क्वेस्ट आपको मिलने वाले हैं वो सब डिसअपियर हो जाएंगे। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या क्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही एक रिवार्ड मिलेगा, वो भी एक स्किल। देखो मैं आप लोगों को ना एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, खान वो जो ब्लैकस्मिथ था ना, मोटा ऐसा आदमी जो बेड पे लेटा हुआ था, उसी का नाम यहाँ पे खान रखा गया है और हम इसे पूरे मानवा में ना खान नाम से ही रेफर करने वाले हैं। और ये आगे चल के ना स्पॉइलर अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर नोटिफिकेशन की तरफ देख के चौंक रहा होता है और सोच रहा होता है, एक रिवार्ड, वो भी एक क्लास स्किल, मुझे मुझे ये ज़रूर करना पड़ेगा। और इस पे जीतने के मेरे चांसेस कितने हैं पहले वो ज़रा देख लूँ। और फिर वो एक स्किल के बारे में याद करते हुए बोलता है, पहला तो मेरे पास मेरा भरोसेमंद लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ पेशेंस है और उसके वो स्किल को हमें दिखाते हैं। और फिर वो बोल रहा होता है, और दूसरा मेरे पास वो पैसिव स्किल है, जब मेरा हेल्थ बहुत कम हो जाता है ना तो वो मुझे 5 सेकंड के लिए एकदम गॉड लेवल बना देता है जिसमें मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये वही डोरान वाला सीन होता है। और वो बोल रहा होता है, और मेरे पास लेवल 20 के स्टैट्स भी तो हैं। और भाई वो बोलता है कि पर दिक्कत तो यही है ना कि मेरे जितने सारे इक्विपमेंट्स थे उन्हें तो मैंने वेयर हाउस में छोड़ दिए, अब तो मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है। और फिर उसे कुछ याद आता है और वो बोलता है, रुको रुको, शायद मेरे पास एक हथियार है और ये एक एपिक ग्रेड का हथियार है। और दिखाते हैं वो ना उन जाफा एरोज के बारे में बोल रहा होता है और उन्हें निकालते हुए वो हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि इवन दो इनकी अटैक पावर भले कम हो पर इसमें एक स्किल है ना कि ये किसी भी दुश्मन के डिफेंस को एकदम पार कर सकता है। बस जब तक वो एक्टिवेटेड रहेगी ना मेरे पास चांस हमेशा रहने वाला है। और वो पीछे से वो गुंडे को बोलता है, तुम्हें सच में अपना मुंह चलाना नहीं आता ना, कहीं भी कुछ भी बोल देते हो, किसी बुजुर्ग का तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हो। और ये सुनकर वो गुंडे का हेड पीछे घूम के बोलता है, क्या? और तभी खान भी चौंक गया होता है, वो बोल रहा होता है, तुम, पर क्यों? और भाई हमारा वो जो गुंडे का हेड रहता है ना वो उसे बोलता है, तू अभी तक यहीं पर है?
और मेन कैरेक्टर उसके तरफ गुस्से से बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम भले लोन कलेक्ट करने वाले हो, पर एक लिमिट होती है ना कुछ भी करने की, साले तुम फकिंग बास्टर्ड्स। और भाई ये सुन के ना वो गुंडों में से एक का मूड खराब हो गया होता है और वो चिल्ला के बोलता है, क्या बोला तूने, फकिंग बास्टर्ड, तुझे पता भी है कि हम तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं और तू फिर भी ये पागलपना दिखा रहा है। तभी दूसरा हंसते हुए बोलता है, अच्छा तू करने क्या वाला है एक मामूली से तीर के साथ, चल चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से। और ये सुनते ही मेन कैरेक्टर एकदम रेडी हो गया होता है और बोलता है, सिर्फ मेरे पास सिर्फ यही थोड़ी है, मुझे फिलहाल तुरंत एक नया वेपन भी मिला है। और वो जिस वेपन की बात कर रहा था ना वो होता है वो ब्लैकस्मिथ रेज वाला स्किल जो उसे अभी जस्ट वो रिवार्ड में मिला होता है, एक्सेप्टेंस रिवार्ड में। और फिर वो अपना एरो रेडी करते हुए बोलता है, चलो बहुत हो गई बातें, अब जरा लड़ाई किया जाए। और तभी वो गुंडे का जो एक हेड होता है ना वो अपना तलवार हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ एकदम तेजी से घुमा देता है, जिससे मेन कैरेक्टर बाल बाल बचता है, वो पीछे खिसक गया होता है और वो वहां से भागने लगता है और सोच रहा होता है कि ये लो लेवल के वॉरियर्स ये कब से इतना फास्ट होने लगे, मुझे जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई एडवांटेज जरूर ढूंढना पड़ेगा वरना दिक्कत होने वाली है। और तभी ना उसे आगे एक सीढ़ी दिखती है और उसे देख के बोलता है, बहुत अच्छे, यही तो मेरा मौका है। और वो सीढ़ी के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाता है और वहां से चिल्ला के बोलता है, तो कौन है पहला, कौन अपनी आंख पहले फोड़वाना चाहता है। और भाई ये सुनते ही वो आदमी एकदम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है, साले तू सिटी ब्रैट। और दिखाते हैं वो ना एकदम उसके पास आ गया होता है अपना एक्स उठाकर और उसे गुस्से में बोलता है, अच्छा तो तू करने क्या वाला है उस एरो से। और भाई हमारा मेन कैरेक्टर उसके तरफ जैसे ही एरो बढ़ाता है ना तभी वो स्किल एक्टिवेट हो जाती है, ब्लैकस्मिथ रेज। और भाई एक नोटिफिकेशन आता है कि ब्लैकस्मिथ रेज अब एक्टिवेट हो गई है, आपकी जो अटैक पावर है ना और अटैक स्पीड वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी 20 सेकंड्स के लिए। और दिखाते हैं मेन कैरेक्टर उसके बॉडी से वो तीर एकदम आर पार कर दिया होता है। और ये ऐसा इसीलिए हुआ होता है क्योंकि ये एक क्रिटिकल हिट होती है जिसे देखकर बाकी सभी गुंडे चौंक जाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई ये हुआ क्या। और दिखाते हैं वो जो आदमी जिसके अंदर एरो घुसा दिया होता है ना वो बोल रहा होता है एक एक छोटे से एरो से, और वो अपना दम तोड़ देता है। और तभी मेन कैरेक्टर अपने एरो को रेडी करते हुए बोलता है, ओ तो अब तुमने देख लिया कि ये मामूली से एरोस कितना नुकसान कर सकते हैं, है ना, तो चलो देखें किसमें कितना दम है। और तुम्हारी आंखें हैं या बटन है जो तुम इसे पहले नहीं देख पाए। और भाई उसी पोज में ना सबको ललकार रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने जो ब्लैकस्मिथ रेज वाला स्पेल एक्टिवेट किया होता है ना उसके अब काउंटडाउन शुरू हो गए होते हैं, 20, 19, 18। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, अमेजिंग, मैंने इस पे इतनी तेजी से 2 हिट्स लैंड कर दिए, भाई साहब ये तो सच में मज़ा ही आ गया। और तो और इसकी जो क्वालिटी है ना कि ये किसी भी डिफेंस को एकदम आर पार कर देती है, उससे कोई लेना देना नहीं। और तो और इस बार मैंने एक क्रिटिकल हिट भी मारी है, उसे सिर्फ 2 हिट्स में मैंने ढेर कर दिया। और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने विंस्टन के एक गुंडे को मार डाला है और इसके लिए विंस्टन में आपकी रेप्यूटेशन 60 से बढ़ गई है। और अब जितने भी विंस्टन में गुंडे हैं ना वो सभी आपके दुश्मन हैं। आपको 4300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और आपने लेवल गेन कर लिया, आपने लेवल गेन कर गया। करते करते ये ऐसे 5 नोटिफिकेशन आ जाते हैं जिन्हें देखकर तो एक पल के लिए हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है, उसे तो विश्वास नहीं हो रहा होता है जब अगला नोटिफिकेशन आता है कि फिलहाल आप ना लेवल 8 के हो चुके हो। और हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, 5 लेवल मुझे मिले एक लेवल 3 के बंदे को, एक लेवल 35 के बंदे को मारने के लिए, भाई साहब मज़े ही आ गए। और मेरे स्टैट पॉइंट्स तो देखो यार, ये अब 110 हो चुके हैं,
मज़ा ही आ रहा है मुझे। और ये जो बाकी के लफंडर बचे हैं ना, इनका अटैक पावर तो ज़्यादा है मानता हूँ, पर इनका डिफेंस ना बहुत ज़्यादा कम है। और इन्हें हराने के लिए मुझे अपने पॉइंट्स को स्ट्रेंथ और एजिलिटी में डालना पड़ेगा। और वो यही चीज़ सोच रहा होता है और बोल रहा होता है। यहाँ पे अभी भी 4 बंदे बाकी है और मुझे अपने सभी पॉइंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। और दिखाते हैं वो अपने 50 पॉइंट्स स्ट्रेंथ में और 60 पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिया होता है। और फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपका ब्लैक स्मिथ रेस जो था ना, उसका बचा हुआ टाइम अब बस 10 सेकंड है। और वो टकला वाला तेजी से उसकी तरफ अपना एक्स घुमाता है, जिससे मेन कैरेक्टर बचते हुए साइड में निकल गया होता है। और वो एक्स से स्टेयरकेस की लकड़ियां टूट गई होती है। और मेन कैरेक्टर एरो को आगे करते हुए सोच रहा होता है, मैं इस बचे हुए समय में एक और को तो आराम से निपटा सकता हूँ। और फिर वो करता भी ऐसा है, वो टकले वाले पे एक जोरदार अटैक करता है। भाई साहब, ये कौन सा पोज है यार? ये क्या रिवर्स कोबरा है क्या? अरे यार, क्या क्या बनाते हैं। और फिर वो टकला वाला पीछे पे कराते हुए गिर गया होता है और दूसरा उसे पूछ रहा होता है, प्रागा क्या तुम ठीक हो? अच्छा, तो इस टकले वाले का नाम प्रागा है ना? और फिर वो प्रागा खड़े होते हुए बोल रहा होता है, मैं इतने छोटे से चोट से मरने वाला तो नहीं हूँ। और तभी वो जो गुंडों का लीडर रहता है ना, वो उसे बोलता है, ज़रा देखो तो, मुझे तो लग रहा है ना उस बार ये पक्का लकी हो गया होगा। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, इसके अटैक्स ना बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और हम इन्हें इस छोटे से सीढ़ी पे इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते अगर हम अपने इस बड़े हथियार को यूज़ करें तो, है ना? और भाई मेन कैरेक्टर ऊपर से शॉक होते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है, ओहो, मैंने अपने स्टैट्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, वो नहीं मारा गया। मुझे लगता है ना अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और इस बार तो वो ऑप्शन भी एक्टिवेट नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई क्रिटिकल हिट मिला। और तभी वो बॉस उसे चिल्ला के बोलता है, ओए तू तो क्या हमेशा ऊपर ही रहने की सोच रहा है? चला जा, नीचे आ जा जल्दी से। और भाई मेन कैरेक्टर उसे पहले चौंकते हुए देखता है, फिर आराम से चुपचाप नीचे उतर गया होता है और सोच रहा होता है, मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है, मुझे इनसे एकदम आमने सामने लड़ाई करनी ही पड़ेगी। और वो बॉस बोलता है, हा हा हा, कुछ नहीं बदलने वाला है अगर तू रेजिस्ट करता है ना तब भी। और मेन कैरेक्टर उनके तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, अगर ये लोग मुझे घेर लेंगे ना तो भाई 2-3 हिट्स में ही मैं ढेर हो जाऊंगा, मेरा कोई पावर नहीं है। पर स्टिल मेरे पास ना एक बैकअप प्लान तो है जो कि एकदम ज़बरदस्त है। मेरा हेल्थ बहुत कम हो गया है और मेरा डिफेंस वो तो एकदम ना के बराबर ही है। पर अगर वो मुझे घेर लेंगे तो मैं उन्हें एक ही बार में टपका सकता हूँ। और वो सभी गुंडे करते भी यही हैं, उसे घेर रहे होते हैं। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मुझे बस इतना करना है कि मुझे अपने हेल्थ को आखिरी तक टिकाए रखना है ताकि मैं कुछ कर सकूं। और मुझे जो चीज़ की ज़रूरत है वो है। और दिखाते हैं वो एक स्किल एक्टिवेट करता है जिस स्किल का नाम होता है लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ पेशेंस, जिसमें ना उसके हेल्थ, डिफेंस और डेक्सटैरिटी 200% से बढ़ जाएंगे 1 घंटे के लिए। और वो ये स्किल एक्टिवेट कर कर एकदम स्माइल कर रहा होता है। और तभी वो बॉस उसे बोलता है, वैसे पिछले बार जो तूने हमें बक्स दिया था ना, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तूने जो मेरे दोस्त को मार डाला है ना, कसम से उसकी एक एक पाई का हिसाब मैं तेरे से लेने वाला हूँ। और मेन कैरेक्टर अपना मेन्यू खोलते हुए बोल रहा होता है, अच्छा तो आजा फिर। और वो दिखाते हैं अपना स्किल जो होता है ना लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ पेशेंस एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। पर फिर वो अचानक से कुछ नोटिस करता है और वो स्किल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है कि ये स्किल अपने आप एक्टिवेट होती है, आप इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर के तो पसीने छूट जाते हैं। और वो बॉस बोलता है, क्या तू तैयार है मरने के लिए? और मेन कैरेक्टर एकदम डरते हुए सोच रहा होता है, क्या क्या, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। और नोटिफिकेशन भी आ गई होती है कि लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ पेशेंस एक्टिवेट करने में
फेल हो चुकी है। और भाई साहब वो एक्स वाला टकला उसकी तरफ बढ़ गया होता है और एक्स घुमाते हुए बोलता है मर जा साले बास्टर्ड। और दिखाते हैं मेन कैरेक्टर ना उसके वार को जंप करके बच गया होता है और वो सोच रहा होता है यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जो स्किल जिसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा भरोसा कर रहा था और रेडी था एकदम, वो उसका एक्टिवेट करने का एक कंडीशन था, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। और दिखाते हैं उसके तरफ ना और दो बंदे बढ़ गए होते हैं, वो लीडर और उसके साथ एक दूसरा, और वो बॉस चिल्ला के बोलता है एक साथ सभी लोग। और दिखाते हैं इस बार का अटैक ना मेन कैरेक्टर पे लग गया होता है और वो कराते हुए पीछे आ जाता है। और दिखाते हैं वो एक हेल्थ पोशन पी रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मेरा जो मैक्सिमम हेल्थ है वो तो 316 ही है, तो फिर मैं ये 1500 हेल्थ बढ़ाने वाली सीसी पी ही क्यों रहा हूँ, मुझे ये इंटरमीडिएट पोशन की क्या ही ज़रूरत पड़ने वाली है। और फिर दिखाते हैं वो बॉस ना फिर से एक अटैक करता है, पर इस बार मेन कैरेक्टर बच गया होता है और सोच रहा होता है 20 सेकंड मेरे पास बाकी है, इसके पहले मैं कोई दूसरा पोशन नहीं पी सकता, मुझे किसी तरह से तब तक टिके रहना होगा वरना मैं पक्का मारा जाऊंगा। और तभी वो साइड से कुछ देखता है, एक दूसरा बंदा ना उसके तरफ बढ़ गया होता है और उसके एक्स के वार को मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं इसे ना अपने एरो से डॉज कर लूँगा, पर वो एरो आगे रखने में थोड़ा देर हो जाता है जिसके कारण वो एक्स सीधे जाकर उसके बॉडी में लगती है बहुत ज़ोर से। और दिखाते हैं नोटिफिकेशन आता है कि आपको 200 का डैमेज मिला है और भाई उसके पैर से ना एकदम खून निकल रहा होता है और वो कराते हुए पीछे चला गया होता है। तभी वो बॉस भी उसकी तरफ तलवार लेकर बढ़ रहा होता है और दिखाते हैं एक जोर से उस पर हमला करता है, पर मेन कैरेक्टर ना दौड़ के ऐसे डॉज कर लिया होता है और मन में सोच रहा होता है शिट अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। और दिखाते हैं वो दो पोशंस यूज कर लिया होता है, एक होता है इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ पोशन जिसमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी 5 मिनट के लिए, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट एजिलिटी पोशन जिसमें उसकी एजिलिटी बढ़ जाएगी 5 मिनट के लिए। और वो दोनों सीसियों को फेंकते हुए सोच रहा होता है एक बोतल के लिए 10 गोल्ड, मेरे 24,000 वोन बर्बाद हो गए, इससे अच्छा तो मैं कहीं बैठकर पेट भर के खाना खा लिया होता, ये बी ग्रेड क्वेस्ट पे मेरे इतने पैसे बर्बाद हो गए। और तभी वो बॉस चिल्लाते हुए ऑर्डर करता है जल्दी करो घेरो उसे। और दिखाते हैं वो ना सभी के वॉर से एकदम बच रहा होता है और भाई वो बॉस के बाजू वाला आदमी बोलता है यार ये कितना फिसल रहा है एकदम साबुन की तरह, पर कोशिश करते रहते हैं, देखते हैं बेटा कब तक फिसलने वाला है। और भाई आखिरकार 2 अटैक्स ना मेन कैरेक्टर की बॉडी पे लग गए होते हैं और वो सोच रहा होता है यार ये सब एक साथ अटैक कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, चाहे मैं कितने भी ब्लफ्स यूज़ कर लूँ ना ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। और वो पीछे हो जाता है और सोच रहा होता है मुझे कम से कम तो अपने पैरों को रिकवर करने का टाइम लगेगा ही लगेगा, मुझे ये कुछ करना ही पड़ेगा। तभी वो ना उन गुंडों के तरफ घूम के देखता है और वो टकला बोलता है क्या हुआ। और भाई मेन कैरेक्टर ना स्माइल करते हुए उसे बोलता है क्या हुआ यही पूछ रहा है ना, तुझे पक्का ना मुझे मारने में मुश्किल हो रही है ना। और मैं तुम सभी को मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट पीछे छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ। तो भी भाई उनके ग्रुप का एक आदमी गुस्से से चिल्ला के बोलता है हमारे साथ बकवास मत कर, तूने नील को मार दिया तुझे पता है ना, और हमें फर्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, हम बस अब तुझे ही मारना चाहते हैं। और मेन कैरेक्टर वो बोल रहा होता है ओहो तो तुम्हें सच में कोई भी पछतावा नहीं होने वाला है ना, मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम तुम लोग तो जिंदा बच जाओ। और वो दूसरे हाथ से ना पीछे मेन्यू खोलने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है मेरा जो पोशंस मैंने जो यूज़ किए हैं ना उसका कूल डाउन टाइमर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, ये बकबक कुछ देर और चालू रखूंगा ना तो काम हो जाएगा। और वो आदमी गुस्से में चिल्ला के बोलता है अरे बकवास करना बंद कर वो तू है जो मरने वाला है हम नहीं, और तो और ज़रा खुद को देख तो
तू हमें मारने की बात कर रहा है, जरा अपने पैर को तो देख। इतना वो कह ही रहा होता है ना कि मेन कैरेक्टर तेजी से उसके तरफ वो एरो उसे जोर से दे मारता है और भाई साहब उसके भी प्राण उखड़ने लगते हैं और वो बोल रहा होता है ये बास्टर्ड कैसे, और वो भी मारा जाता है, जिसे देखकर उसके गुंडे दोस्त वो बॉस चिल्लाता है जॉनसन और वो दूसरा चिल्ला रहा होता है वो बास्टर्ड। और भाई हमारा मेन कैरेक्टर ना अपने घाव को पोशन से हील कर लिया होता है और बोल रहा होता है तुम्हें किसने बोला था अपना गार्ड नीचे करने के लिए, और तो और हम कोई क्लोज रिलेटिव थोड़ी हैं कि हम ये बीच में इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और भाई नोटिफिकेशंस आ गए होते हैं कि आपने जॉनसन नाम के गुंडे को टपका दिया है और आपको 4300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, आपका लेवल अप हो गया है, लेवल अप हो गया है। पर इस बार ना सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशंस आए होते हैं। वो गुंडों का बॉस उसे चिल्लाकर बोलता है अच्छा तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि तू इतना ज़्यादा बकबक क्यों कर रहा है, तू पक्का कोई चाल चल रहा था ना साले फकिंग कॉकरोच। और वो उसकी तरफ तेजी से अपना तलवार घुमाने को होता है और बोल रहा होता है मर जा साले बकबक करने वाले बास्टर्ड। और दिखाते हैं अपना मेन कैरेक्टर ग्रेट, वो भी उनकी तरफ ना तेजी से अपना एरो आगे करते हुए बढ़ गया होता है और वो बोल रहा होता है अच्छा तो तू मेरी तरफ बढ़ने वाला है, वो भी बिना कोई गार्ड लिए। तुझे पता है ना मैं फ़िलहाल लेवल 11 का हूँ और मैं पहले से बहुत ज़्यादा अलग हूँ। पर भाई कुछ ऐसा होता है ना जिसकी कल्पना उसने भी नहीं की थी। उसके सामने वो टकला वाला आ जाता है, उसके एरो के वार को रोक लेता है और भाई साहब उसे ना कुछ भी नहीं हुआ होता, लिटरली उसे बस थोड़ा सा खून आ रहा होता है और वो उसे बोलता है अच्छा तो मुझे चाहे जितनी बार ये तीर भोंक लेना भोंक सकता है। और भाई साहब उसके पीछे से वो दोनों लोग एकदम रेडी होकर जंप मार दिए होते हैं और उनमें से एक बोल रहा होता है पर हम तुझे इतनी आसानी से मरने थोड़ी देने वाले हैं। और भाई वो दोनों का जो अटैक होता है ना फाइनली हमारे ग्रिड पे बहुत ज़ोरदार लगता है और ग्रिड उस अटैक से कराते हुए पीछे फेंका गया होता है। और दिखाते हैं ये देखकर ना खान को भी थोड़ा टेंशन हो गया होता है और वो उसे चिल्ला के बोलता है यंग मैन क्या तुम ठीक हो। और भाई साहब हमारा ग्रिड उसे बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है अभी अभी मेरे पोशन पीने का टाइम नहीं हुआ, अभी पीने से कोई असर नहीं होने वाला। इतना सोच ही रहा होता है कि वो टकला ना उसे पकड़ लिया होता है और बोल रहा होता है तू फिर से भागने की कोशिश कर रहा है साले कीड़े। और भाई साहब मेन कैरेक्टर फाइनली उसके चंगुल में एकदम बुरी तरह फंस गया होता है और वो सोच रहा होता है गया, मैं तो गया, इस बार मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है, अब सब खत्म हो गया। इतना वो बोल ही रहा होता है ना कि वो कुछ नोटिस करता है ऊपर वाले फ्लोर पे एक सफ़ेद कपड़ों से कुछ ढका हुआ रखा होता है और मेन कैरेक्टर सोचता है वो तो आर्मर है ना। और दिखाते हैं वो जो टकले वाला रहता है ना उस पे मेन कैरेक्टर एक ज़ोरदार वार करता है जिससे वो भी करा गया होता है। और वो करता ये है कि अपना एरो उसके पीछे गर्दन पे वो चुभा दिया होता है, जिसे देखकर वो बॉस जोर से चिल्लाता है साले बास्टर्ड ये करने का अब तुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और दिखाते हैं मेन कैरेक्टर तेजी से उसके तरफ ना अपना एरो फेंक दिया होता है। वो एरो को वो बॉस अपने तलवार से रोकता है और उसे ना बहुत ज़्यादा पावर फील होती है और वो बोलता है उफ ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और भाई वो फिर से मेन कैरेक्टर सीढ़ियों पे ऊपर भाग रहा होता है और पीछे से वो बॉस चिल्ला के बोलता है सीढ़ियाँ फिर से। और मेन कैरेक्टर भागते हुए ना मन में सोच रहा होता है अभी फ़िलहाल ये क्रिटिकल हिट अभी क्यों हो गया, ऐसे समय पे क्या ही चल रहा है। और भाई वो गुंडे का बॉस चिल्ला के बोलता है हा तो अब तूने तो अपना हथियार भी फेंक दिया है ना, लगता है तू बहुत जल्दी में है ना। और मेन कैरेक्टर अब तक में ऊपर वाले फ्लोर पे ना पहुंच ही गया होता है और वो भागते हुए बोल रहा होता है अच्छा तो बातें करते रहो तुम लोग। और वो नीचे देखकर चिल्लाकर बोलता है खान क्या तुम इसे बचाना चाहते हो इस स्मिति को। और खान उसके तरफ देखते हुए बोलता है हाँ मैं ज़रूर इसे बचाना चाहता हूँ और अगर तुम इस बार मेरी मदद कर दोगे ना तो मैं ज़रूर इस जगह को बचा लूँगा।
और फिर मेन कैरेक्टर ना वो सफ़ेद कपड़ा खींचते हुए बोलता है, तो ठीक है, तो मैं ये तुमसे बोरो कर रहा हूँ बस थोड़ी देर के लिए। और दिखाते हैं वो उस आर्मर की तरफ इशारा करके बोल रहा होता है, और ये देखकर ना खान एक पल के लिए एकदम चौंक गया होता है और वो चिल्ला के बोलता है, नहीं नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम आराम से पहन पाओगे। तुम जो भी पहन सकते हो ना वो सब कुछ नीचे वाले फ्लोर पर है, ऊपर नहीं पहन सकते। और वो तीनों गुंडे भी ना अब तक में ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच गए होते हैं और वो बॉस चिल्ला के बोल रहा होता है, उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे फिलहाल ख़त्म ही करने वाले हैं। पर तब तक में ना मेन कैरेक्टर ने आखिर वो आर्मर पहन ही लिया होता है और वो दिखाते हैं पीछे से गुंडे उसके बहुत पास आ गए होते हैं और वो बॉस चिल्लाकर बोल रहा होता है, मर जा तू। और भाई मेन कैरेक्टर वो सफ़ेद कपड़ा नीचे गिराते हुए बोलता है, क्या तूने कभी एक शब्द के बारे में सुना है, ओवर गियर्ड। और भाई साहब वो एकदम डरावना सा चेहरा बनाते हुए अपने तलवार से ना एक जोरदार स्ट्राइक करता है और वो तीनों बुलीज ढेर एक ही वार में। वो बुलीज को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई हो क्या गया। उनका बॉस अभी भी बोल रहा होता है, क्या क्या हो गया ये बास्टर्ड। और भाई एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने प्रागा, और वेल नाम के ना 3 लफंडरों को निपटा दिया है और विंस्टन शहर में आपकी रेप्यूटेशन 220 से बढ़ गई है और फिलहाल आपको 15,200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। आपकी एफिनिटी खान के साथ अब एकदम मैक्सिमम हो गई है और आपने ये लेवल गेन किया, ये लेवल गेन किया करके इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना भाई, उनका कोई ठिकाना ही नहीं। और सबसे नीचे लिखा होता है कि आपने ब्लैकस्मिथ रेज नाम की क्वेस्ट को एकदम क्लियर कर दिया है। और तब तक मेरा खान भी एकदम सीढ़ियों पर दौड़ के ऊपर पहुंच गया होता है और वो जोर जोर से हाँफ रहा होता है और उसे बोलता है, क्या हुआ क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, कि यहाँ पर क्या हुआ। और भाई वो कुछ देखकर एकदम बुरी तरह चौंक जाता है और वो बोल रहा होता है, तुम। और दिखाते हैं मेन कैरेक्टर ने ना वो आर्मर पहन लिया होता है और भाई वो एकदम ओपी लग रहा होता है, पूरा गोल्डन चमक रहा होता है और वो बोलता है, उफ ओल्ड मैन, तुम्हें पता है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ना, तो तुमने इस चीज़ को ऐसे कोने में छुपा कर क्यों रख दिया था, इतनी अच्छी चीज़ ये धूल खा रही थी कोने में। और दिखाते हैं वो आर्मर का नाम वैलहला होता है, एक यूनिक रेटिंग उसकी रहती है और वो जो तलवार रहता है ना उसका नाम डैंसलेफ होता है। और ऑब्वियसली ये असली वाले की नकल होती है और इसकी रेटिंग भी यूनिक बताई जाती है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये एल्बर्टिनो ये तो सच में कमाल का है। तभी खान को ना बहुत जोरदार झटका लगता है और वो बोलता है, यंग मैन, क्या तुम्हें पता भी है ये आइटम की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, और तो और तुमने इसके क्रिएटर का नाम भी जान लिया। भाई मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोलता है, ओ तुम्हें पता है ना मैं किसी चीज़ को देख कर ही उसके बारे में बता सकता हूँ। और अब तक में ना खान बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हैं क्या इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, ये इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गया। वेल ये एक पियक्कड़ तो था ही भाई, ये एकदम नशे क्या करता था। कितनी बार कहा गया है कि बूढ़ेपन में नशे नहीं करने चाहिए। और भाई वो उसकी तरफ बैठते हुए बोलता है, तो चलो मैंने ये क्वेस्ट तो क्लियर कर लिया, तो अब इतना ज़्यादा भी भाव मत खाओ, चलो हम दूसरे क्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो बोलता तो है पर नीचे से ना कोई जवाब नहीं आता। इसे देखकर मेन कैरेक्टर भी थोड़ी देर चुप रह के सोचता है, फिर वो बोलता है, तो चलो अगला क्वेस्ट। पर फिर कोई जवाब नहीं और ये देखकर मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो बोल रहा होता है, मेरे सभी बाकी के क्वेस्ट कहाँ गए। और वो उसे उठाते हुए बोल रहा होता है, ओए 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 ओल्ड मैन, जल्दी उठो जल्दी उठो यार, तुम्हारे मुंह से तो झाग भी निकल रहा है, मुझे अगला क्वेस्ट तो देते जाओ बेहोश होने से पहले मेरे ओल्ड मैन। और भाई साहब हमें यहाँ पे सीन कट कर दिया जाता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है। कहीं एक बड़े से मैनर का सीन होता है और उसके अंदर में एक आदमी कांटे चम्मच से अपना खाना खा रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या वो गैंगस्टर जो हमने स्मिथी के पास भेजे थे वो सभी गायब हो गए हैं, क्या वो मेरे पैसे लेकर भाग गए। और आगे ना एक आदमी खड़े होता है
और वो बोल रहा होता है माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मैंने ही आपको रिकमेंड किया था कि हम उन गुंडों को यूज़ करेंगे। पर और तभी वो आदमी उसे चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, तुम्हें पता है तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेने वाले हो। और वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि एक व्यापारी ना कभी भी अपना नुकसान नहीं करवाता, इसीलिए मैंने उन सभी को जो पेमेंट्स किए थे ना वो मुझे एडवांस में अब भी चाहिए, और ये जो मिशन फेल हो गया इसका भी कॉम्पनसेशन तुम मुझे देने वाले हो। और ये सुनकर वो आदमी के पसीने छूट गए होते हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज़। और भाई वो दूसरा आदमी एकदम गुस्से में उसे बोलता है, ओए बेल, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पैसे कमाने चाहिए, समझे। और तुम्हारी जो ये फैमिली मेम्बर्स है ना, मुझे लगता है स्लेव मार्केट में ये बहुत ज़्यादा पैसे पे बिकेंगे, है ना। और भाई वो दूसरा आदमी एकदम डर गया होता है। तभी वो आदमी फिर चिल्ला के बोलता है, बहुत हो गया, इसे यहाँ से ले जाओ। और वो दूसरा आदमी जाते जाते एकदम गिड़गिड़ा रहा होता है, सर वेलमॉन्ट प्लीज सर। और भाई वेलमॉन्ट तभी फिर से बोलता है, रैबिट क्या हुआ था, तुम जानते हो कुछ। और भाई हमें वो आदमी दिखाया जाता है, रैबिट, जो ना वेलमॉन्ट का स्ट्रेटजिस्ट होता है। और वो बोलता है, सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मुझे जो एक बात क्लियर है वो ये है कि वो लोग ना स्मिथी पहुंचे तो ज़रूर थे, पर उसके बाद ना वो सभी एकदम से गायब हो गए। और वेलमॉन्ट बोल रहा होता है, हमें इसके लिए अब गांव में जितने सारे स्मिथी हैं ना, मैं सब पे कब्जा करने वाला हूँ, क्योंकि हमें वो एक स्मिथी नहीं मिल पाई। वैसे वो बूढ़ा खान कहाँ गया। और भाई रैबिट ना ये देखकर सोच रहा होता है, उसने उसके सबसे वफादार आदमी को एकदम कचड़े की तरह बाहर फेंक दिया, जिसने 10 साल तक इसकी सेवा की। ये सच में बहुत ज़्यादा घमंडी आदमी है। और वो उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, 2 घंटे पहले ना एक अनजान यंग आदमी उसे क्लिनिक तक छोड़ गया था। और ये सुनकर वेलमॉन्ट बोलता है, एक यंग आदमी, उसे कुछ पता होना चाहिए, है ना। तभी वो अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है, हमने सभी सस्ते हथियार को इंपोर्ट किया और उन्हें यहाँ पर बेचा, इसीलिए ताकि हमें वो स्मिथी का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। और फाइनली ना हमारे पास इतना अच्छा मौका है, हमारे हाथों में सब कुछ है, हम ऐसे मौके को ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते। और वो बोलता है, रैबिट, अब से जो भी चीज़ें होने वाली है ना, उन सब के इंचार्ज तुम हो, तुम्हें इस काम को अच्छे से पूरा करना है। और रैबिट बोलता है, जी सर। हमें वापस से हमारे रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जा रहा होता है, और ये सीन होता है हमारे यंगवू के घर का। और हम देखते हैं भाई हमारे यंगवू के तो मज़े हो गए होते हैं, देख रहे हो कैसा चेहरा बनाकर खाना खा रहा है। और वो ना अकेले टीवी के सामने बैठा बैठा खाना खा रहा होता है और एकदम मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं लेवल 21 पहुंच गया उन कुछ गैंगस्टर्स को मारने के बाद। यार इन दिनों ना मेरा लक बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और ये भी मुझे लग रहा है कि अब मुझे इतने सारे लिंक क्वेस्ट मिलने वाले हैं ना कि एकदम मज़ा ही मज़ा आने वाला है। और फिर वो ना उस आर्मर के बारे में याद करता है, भाई उसके तो मज़े ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और वो उसे याद करते हुए सोच रहा होता है कि अगर मुझे वो आर्मर और वो स्वॉर्ड अगर रिवार्ड में मिल गया ना, तो कसम से मैं आराम से 1 बिलियनर बन जाऊंगा। यंग वू एकदम एक्साइटेड होते हुए सोच रहा होता है, डांस लीफ और वैलहला ना दोनों यूनिक ग्रेड के हैं, जस्ट लाइक मेरे फेलियर की तरह। और हाँ, ये फेलियर वाला ना उसका वो स्वॉर्ड का नाम है, उसे इसने बनाया फिलहाल नहीं है, इसने एक्चुअली ना उसका बस अंदाज़ा लगाया है कि हो सकता है यूनिक ग्रेड का हो। तो चलिए कहानी में आगे। और वो सोच रहा होता है, पर मेरे फेलियर के जैसे ये दोनों नहीं है, क्योंकि इन्हें आराम से बेचा जा सकता है, और इनका जो यूज़र रिक्वायरमेंट है ना वो भी बहुत लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और वो फिर से दिखाते हैं, अपने पॉड में जाने लगता है और वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि मैंने पिछली बार उस ओल्ड मैन खान को ना क्लिनिक पे छोड़ दिया था, तो अगर ये क्वेस्ट वैसे ही चलती जाती है तो वो अब तक में तो बहुत ज़्यादा ठीक हो गया होगा, है ना। और दिखाते हैं स्क्रीन की लोडिंग शुरू हो गई होती है, और वो अभी भी सोच रहा होता है कि उस ओल्ड मैन को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था ना, क्योंकि मेरी जो सक्सेस है ना वो
उसी पर डिपेंड करती है और हम फिर से सेटिस्फाई गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर डायरेक्टली वो स्मिथ के क्लिनिक के बाहर खड़े होता है और वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है, यार मैं ये क्लिनिक के सामने ही स्पॉन होना था क्या, ये अब कितना मुश्किल होने वाला है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है और खान एकदम एक्साइटेड होते हुए बोलता है, ओह तो तुम आ गए, और दिखाते हैं एक डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहा होता है। तभी हमारा ग्रेट डॉक्टर को बोलता है, अच्छा तो अब ये कैसे हैं, और वो डॉक्टर बोलता है कि मैंने इसका ब्लड प्रेशर तो कम कर दिया है और अब उसे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। देखो जब तक वो दारू नहीं पिएगा ना तब तक वो ठीक रहेगा। ये सब अभी तक के लिए तो भगवान की कृपा है कि सब कुछ ठीक हो गया। और खान ये सुनकर बोलता है, तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा नाम ग्रेड है ना? मुझे लगता है मैं इस काम के लिए ना तुम्हारा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूंगा। और ग्रेड एकदम स्माइल करते हुए बोलता है, हमें एक दूसरे की मदद तो मुश्किल समय में करनी ही चाहिए, है ना? तुम्हें बस यहाँ की फीस दे देनी है और हम यहाँ से तुम्हारे स्मिथी तक चले जाएंगे, क्या बोलते हो? और भाई वो ब्लैक स्मिथ यानी कि खान थोड़ा सा कांपते हुए बोलता है, माफ करना मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, पर वो बात ये है ना कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है फिलहाल। और ये सुन के ग्रिड के होश उड़ जाते हैं। वो बोल रहा होता है, क्या? और तभी वो डॉक्टर भाई वो एक क्रीपी सा चेहरा बनाए हुए ग्रिड के पीछे खड़ा हो जाता है और उसे बोल रहा होता है, वैसे तुमने अभी तो ये भगवान की कृपा देख ही ली ना, तुम्हें ये पता ही होगा कि भगवान का गुस्सा बहुत कुछ तहस नहस कर सकता है। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो प्लीज एक गोल्ड का फी तुम पे कर दो और यहाँ से चले जाओ। और मेन कैरेक्टर उसे देखकर बोल रहा होता है, ये भगवान का प्रोटेक्शन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। और फिर वापस मिदी आ जाते हैं और कोई बोल रहा होता है, कोई क्या, हमारा खान बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये वो उसे पूरे रास्ते भर बोलते आ रहा होता है और दिखाते हैं वो ग्रिड का हाथ पकड़े होता है और बोल रहा होता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ना मुझे फिर से एक नई उम्मीद मिल गई है। मैं तो लगभग अपनी ये स्मृति को बेचने ही वाला था, मेरी पुरखों पुरानी ये ज़मीन, ये संस्कृति, मैं सब कुछ छोड़ देने वाला था। और तभी दिखाते हैं ग्रिड ना उसका हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया होता है और वो उसे बोल रहा होता है, हाँ ये तो सबकी ड्यूटी बनती है ना कि एक दूसरे की मदद करें। और जब आप डिस्चार्ज हो ही चुके हैं तो चलिए आप थोड़ी देर ना कुछ रेस्ट कर लीजिए। और दिखाते हैं वो खान को सीढ़ियों से लेकर ऊपर ले जा रहा होता है और वो उन्हें बोल रहा होता है, तो अगर आप ना अपनी स्मृति उन्हें दे दिए होते तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती ये दारू पीने के चक्कर में। और खान भी एकदम रो रहे होते हैं। और जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं ना तब ग्रेट बोलता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता ना तो जब आप बेहोश हो गए थे तो आपके लिए यहाँ से क्लिनिक जाना भी बहुत ज़्यादा दूर हो जाता। और खान बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, काश मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कर पाता। और दिखाते हैं इतने देर में ना ग्रेड वो खान को आर्मर और स्वॉर्ड के सामने ले आया होता है और खान ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी ग्रेड उधर इशारा करते हुए बोलता है, मुझे ये दे दो ना। और भाई कान के तोते उड़ गए होते हैं। कान उसे बोल रहा होता है, रुको रुको रुको, मेरी बात तो सुनो ग्रेड, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर ग्रेड एकदम रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहा होता है, प्लीज प्लीज दे दो ना, देखो मैंने आपकी जान बचाई ना, मैंने आपकी जान बचाई ना, प्लीज मुझे ये दे दो ना सर, दे दो दे दो। और भाई हमारा कान उसे अपने से दूर करते हुए बोलता है, देखो ये ना मेरी फैमिली हेयरलूम है और इन्हें ना मेरी पहले की जनरेशन्स जितनी सारी हुई है ना उन्होंने अपनी जान देकर इन्हें प्रोटेक्ट किया है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। और फिर वो उसे उस आर्मर और स्वॉर्ड का हिस्ट्री बताने लगते हैं। उसे बोल रहे होते हैं कि डैनस्लीप और बैलहला ये सब ना बहुत अनलकी चीज़ें हैं क्योंकि आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो इसकी पावर्स को कंट्रोल कर सके। ये यहाँ पर न जाने कितने सारे सालों से, लगभग 100 सालों से ऐसे ही कबाड़ में पड़े हुए हैं,
कोई इन्हें यूज नहीं कर सकता। पर 130 साल पहले ना ये नज़ारा कुछ और था। एक आदमी था जिसे इसकी कीमत पता थी और वो कुछ सोचते हुए गंभीर रूप में बोलता है और वो आदमी का नाम था पैगमा। और वो हमें उसकी कहानी फिर सुनाता है और बोल रहा होता है पैगमा ने इन दोनों चीज़ों को यूज़ किया और उसने उसकी लाजवाब तलवारबाजी सभी को दिखाई और उसके साथ ये तलवार और ये बैटल आर्मर एकदम उसके नाम से जुड़ गया था। और उसकी जो इतनी खूबसूरत वाली स्विंग्स रहती थी ना तलवार की, बहुत पावरफुल और अति खूबसूरत। वो कहते हैं कि उसके तलवारबाजी में इतना दम था कि वो आकाश को भी चीर कर बिजली ला सकता था। और मेरे एंसेस्टर एल्बर्टिनो उनके सामने घुटने टेक कर उनसे रिक्वेस्ट किए, उनसे ये बोले कि आप प्लीज़ डैन स्लीप और वेलेला अपने साथ ले जाइए। तभी ग्रेट कुछ एक्साइटेड होता है और वो उन्हें पूछता है कि तो क्या पैगमा एग्री हो गए थे क्या? और वो सोच रहा होता है अच्छा तो यही है मास्टर ब्लैकस्मिथ का डिसेंडेंट। और तभी खान थोड़ा दुखी होते हुए वो आर्मर को टच करते हुए बोलता है नहीं, उन्होंने मना कर दिया, पर उन्होंने एक बात ज़रूर बोली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये चीज़ें किसी सही व्यक्ति पे एकदम फिट हो जाएगी, इसका असली मालिक आएगा और वही इन्हें यूज़ कर पाएगा। और तुमने इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ करके दिखा दिया। और वो ग्रिड को देखते हुए बोलते हैं तो तुमने ये किया कैसे? मैं अपना फैसला तभी सुनाऊंगा जब तुम मुझे ये जवाब दोगे, क्या कहते हो? और हमारा ग्रिड भाई, उसे तो लालच होता ही है। वो मन में सोच रहा होता है अच्छा तो ये लिंक्ड क्वेस्ट ना फाइनली यहाँ से शुरू होने वाला है और मैं किसी दूसरे से ये प्राइस तो हारना नहीं चाहता। और वो उसे बोलता है वेल, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं पैगमा से एकदम सिमिलर हूँ तो तुम क्या बोलोगे? और ये सुनकर ब्लैकस्मिथ चौंक जाता है और वो बोलता है पैगमा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम पैगमा का डिसेंडेंट हो? और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम स्माइल कर रहा होता है और बोलता है हाँ, ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। तभी हमारे ग्रिड के पास ना एक क्वेस्ट आ जाती है, एक क्लास क्वेस्ट, पैगमास डिसेंडेंट। और वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि वो क्वेस्ट की ना डिटेल्स ही वैसी होती हैं कि अब उसे पैगमा के स्वॉर्डमैनशिप के बारे में जानना है और आसपास जितनी सारी कहानियां फैली हुई है ना पैगमा के बारे में, वो सब उसे जमा करनी है। और भाई, इसका कोई लिमिट भी नहीं दिया जाता। और इसकी एक अनोखी चीज़ होती है कि इसका जो रिवार्ड रहता है ना क्वेस्ट का, वो अननोन रखा गया होता है, जिसे देखकर ग्रिड थोड़ा सा गुस्सा होता है और वो जोर से खान को बोलता है तो आप मुझे ये अभी नहीं देने वाले हो, है ना? और खान उन्हें बोलते हैं नहीं देखो, पहले ना मुझे किसी तरह का प्रूफ चाहिए होगा, प्लीज़ मेरी बातें समझने की कोशिश करो यार। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या मैं सच में एक इतने बड़े लेजेंड के डिसेंडेंट से मिल रहा हूँ जैसे कि मेरे पूर्वज उस लेजेंड से मिले थे भाई। और दिखाते हैं वो इसी खुशी में ना अपना चेस्ट खोलकर दारू की बोतलें निकाल लिए होते हैं और वो ग्रिड को बोल रहे होते हैं अगर तुम सच में पैगमा के डिसेंडेंट हो ना तो तुम्हें ये प्रूव तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी दिन। तो तब तक के लिए चलो इसी खुशी में ना एक पैग मारते हैं। और ये देखकर ग्रेट गुस्सा हो जाता है और उनके हाथों से वो बोतलें छीनते हुए बोलता है ओए, आपको बोला गया था ना कि आपको दारू नहीं पीनी है, ये सब आपके लिए तब तक मना किया गया रहेगा जब तक मैं ये क्वेस्ट क्लियर नहीं कर लेता। और दिखाते हैं उसी वक्त ना पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या अंदर कोई है? और दिखाते हैं उनके दरवाजे पे फाइनली रैबिट आ गया होता है और रैबिट पूछता है क्या मिस्टर खान यहाँ पे हैं? और वो बोल रहा होता है कि मेरा नाम रैबिट है, मैं मीरो कंपनी से आया हूँ। और ये देखकर ग्रिड सबसे पहले तो वो दोनों बोतलें अपनी इन्वेंट्री में डालता है, ये सोचते हुए कि इन्हें मैं बाद में 2 गोल्ड के रेट पे बेच दूंगा। और वो उससे बोलता है मीरो कंपनी, क्या तुम यहाँ पर अपने गैंगस्टर्स के बारे में पता लगाने के लिए आए हो? और खान ना पहले कुछ सोचता है फिर बोलता है चलो नीचे चलकर बात करते हैं।
और दिखाते हैं वो स्मृति में रैबिट बोल रहा होता है कि मुझे बोला गया था कि तुम अपने 600 गोल्ड के कर्जे को आज तक पूरा नहीं कर पा रहे हो, क्या ये सच है? और तभी खान उसे बोलता है, हाँ ये सच है, पर मैं तुम्हें ये स्मृति उसके बदले तो नहीं देने वाला हूँ। अगर तुम ये करने आए हो तो तुम वापस जा सकते हो। तभी रैबिट बोलता है, एक्चुअली ना मैं आज तुम्हें एक मौका देने आया हूँ। और वो अपना प्लान आगे रखता है और वो बोलता है कि अगर तुम मुझे ये स्मृति दे दोगे ना तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी दूंगा और यहाँ पे काम करने के सभी राइट्स भी तुम्हारे पास ही रहने वाले हैं। तभी कान थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि मैं भी मीरो कंपनी का कुत्ता बन जाऊं? ये सुनकर रैबिट बोलता है, देखो ये सभी जो टर्म्स है ना ये पिछले बार से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए तुम्हें इन्हें मना नहीं करना चाहिए, है ना? तभी खान उसे बोलता है, देखो ये सब कुछ ना मेरे पैसों के लिए या फिर मेरी कमाई के लिए नहीं है। ये जो चीज़ हो रही है ये हो रही है मेरे ये पुरखों की स्मृति के लिए और मैं इसे हमेशा बचाना चाहूँगा। और तभी रैबिट उसे चालाकी से बोलता है, अच्छा तो जैसा कि सब बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, है ना? तो कैसा होगा अगर मैं ये तुम्हारी जिद को ही तोड़ दूं? क्या तुम तब मेरी बात मानोगे? और वो एक ऑफर देता है कि चलो एक कंपटीशन करते हैं, तुम्हारा जो ये कर्जा है ना और ये ब्लैक स्मिथ के जो राइट्स हैं हम इन्हें दांव पे लगाते हैं, क्या तुम ये शर्त मानना पसंद करोगे? और वो कान को बोल रहा होता है कि अगर तुमसे कोई अच्छा ब्लैक स्मिथ हमारी तरफ से कंपटीशन जीत जाता है ना तो तुम उसे स्मृति दे दोगे, है ना? खान ये सब ना एकदम चौंकते हुए सुन रहा होता है और मेन कैरेक्टर यानी कि ग्रिड सोच रहा होता है कि ये देखने में तो बहुत अच्छा कंडीशन लग रहा है, पर मुझे पक्का लग रहा है कि वो लोग ना सबसे बेस्ट क्राफ्ट्समैन ढूंढ के ले आएंगे, खान से कई ज़्यादा स्किल्ड। और वो क्या सोच रहा है, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं। तभी खान बोलता है, हाँ अगर ऐसा होगा ना तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर ग्रिड बोलता है, ओए क्या बोल रहे हो आप? तभी खान बोलता है, पर मेरी भी ना एक शर्त रहेगी। इतने दिनों से मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने कोई काम ही नहीं किया, तो अब मुझे फिर से काम करना शुरू करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। इसीलिए मैं खुद कंपटीशन में पार्ट नहीं लेने वाला हूँ, मेरे बदले मेरा सक्सेसर पार्ट लेने वाला है। और वो बोलता है, क्या तुम मेरी शर्त मानते हो? तभी रैबिट ना अपने चश्मे एडजस्ट करते हुए बोलता है, पर जितना तक मैंने सुना था आपका तो कोई भी सक्सेसर नहीं है। और कान क्या करता है ना ग्रिड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, हाँ ये तो रहा, यही तो है मेरा सक्सेसर। और ग्रिड चौंकते हुए बोल रहा होता है, क्या? और फिर वो गुस्से में चिल्ला के बोलता है, ओए आप किसके बारे में बात कर रहे हो यार? आप मुझे ये कहाँ फंसा रहे हो और मेरे फैसले आप क्यों ले रहे हो? और रैबिट इतना सुन के ही ना खड़ा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, अच्छा तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये कोई सक्सेसर नहीं बल्कि एक मामूली आदमी है। क्या आप सच में इसे ही कंपटीशन में ले जाना चाहते हैं? और हमारे ग्रिड के सामने भी ना क्वेस्ट आ गई होती है आइटम प्रोडक्शन कंपटीशन में मीरो कंपनी से जीतने की। और इसमें ना लिखा होता है सभी टर्म्स एंड कंडीशन, और सबसे इंटरेस्टिंग होता है इसका प्राइस जो कि होता है 600 गोल्ड का। हमारा कैरेक्टर ये क्वेस्ट को चौंकते हुए देखता है और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहोगे? और मेन कैरेक्टर पहले गुस्से में बोल रहा होता है, ओए एक मिनट रुको, एक मिनट। तभी ये कहते कहते ना उसकी नज़र पड़ जाती है वो 600 गोल्ड्स पे, और ये देखकर मेन कैरेक्टर एकदम चुप हो जाता है। तभी रैबिट बोल रहा होता है, यंग मैन अगर तुम इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते तो प्लीज़ इससे बाहर ही रहो, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जब ऊपर देखता है ना भाई, अपना ग्रिड एकदम पैसों के लालच में पूरा रेडी खड़ा होता है और सोच रहा होता है, मैं तुझे सबके सामने मसल दूंगा। और ये देखकर रैबिट थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, ओह तो अब मैं ये समझ पा रहा हूँ,
और वो पीछे घूमकर आगे बढ़ने लगता है और वो खान को बोल रहा होता है, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें किस जगह पे कंपटीशन होगा मैं तुम्हें जल्द से जल्द बता दूंगा, तो तब तक के लिए अलविदा। और वो वहां से बाहर निकल जाता है। तभी खान ग्रेट को बोलता है, देखो मुझे माफ कर देना ग्रेट, मुझे अपनी स्मृति बचानी थी किसी भी तरह से। और ग्रेट उसे बोलता है, नहीं नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसे तो चिंता इसी बात की हो रही थी कि अगर मुझे 600 गोल्ड मिल जाएंगे ना तो मैं उसके लिए अपनी आत्मा तक बेचने के लिए तैयार हूँ। और खान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये ग्रेट इतना खुश क्यों हो रहा है। ग्रेड क्वेस्ट को देखते हुए बोल रहा होता है कि ये एक ए ग्रेड का आइटम प्रोडक्शन कंपटीशन है मीरो कंपनी के साथ। क्या क्वेस्ट है! अगर ये कोई फाइटिंग वाला क्वेस्ट होता ना जिसमें कॉम्बैट करना होता तो मेरे जैसे लेवल 21 के लिए ये चीज़ एकदम इम्पॉसिबल थी। पर ये तो कुछ चेंज हो गया क्योंकि मैं एक ऐसा लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ हूँ जिसने एक एपिक ग्रेड का आइटम क्राफ्ट किया था। और ये सोच कर ना वो एकदम मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है, मेरे 600 गोल्ड कॉइन्स तो कहीं भी नहीं गए, ये कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और तभी दिखाते हैं पीछे से ना खान उसके पास आता है और वो उसे 2 तलवार टाइप की चीज़ देते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास मेरी दुकान बंद होने से पहले ये कुछ चीज़ें बच गई थी, क्या हम इनसे ट्रेन कर सकते हैं क्या? ग्रेट पहले उन तलवारों को देखता है, फिर उन्हें टेबल पर रख कर वो एक एक करके सबको उठा के देख रहा होता है और बोल रहा होता है, पर इतनी सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है, क्या आपने कभी भी ये लॉर्ड को बताने के बारे में नहीं सोचा? तभी खान फर्नेस को इग्नाइट करते हुए हमारे ग्रेड को समझाते हैं कि देखो यहाँ के जो लॉर्ड है ना वो भी इन सभी में मिले हुए हैं, क्योंकि मीरो कंपनी ना उन्हें एकदम भर भर के घूस दिया करती है। तभी ग्रेड थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, पर विंस्टन तो अर्ल स्टेम की टेरिटरी है ना, तो क्या आपने कभी भी अर्ल से खुद से बात करने की कोशिश भी नहीं की? तभी दिखाते हैं हमारा खान वो क्या करता है ना, फर्नेस में लकड़ियां डाल रहा होता है और वो उसे बोलता है कि मैंने एक अपील तो भेजी थी और मैं उनसे खुद से भी मिलने गया था, पर वो लॉर्ड वो हमेशा इनके बीच में आ जाता है और हर बार मैं एकदम अनसक्सेसफुल हो जाता हूँ। फिर ग्रेट बोलता है, अच्छा तो इसके बारे में ना आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पक्का आपके लिए कंपटीशन ज़रूर जीत कर दिखाऊंगा। आपने मुझे इसका इंचार्ज रखा है ना, और मैं आपके लिए ये चीज़ ज़रूर करूंगा, मुझ पे भरोसा रखिए। तभी दिखाते हैं खान की आंखों से ना आंसू आ गई होती है और वो बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझ में फिर से एक उम्मीद जगा दी है। और वो बोल रहा होता है कि अगर मेरा बेटा जिंदा होता ना तो वो भी तुम्हारे जैसा ही बहुत अच्छा आदमी बनता। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कंधों पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है, ओह प्लीज़ आप मत रोइए, यहाँ पे आइए, आप जब मुझे काम करते हुए देखोगे ना तो ये आपकी जो जितनी भी चिंता है ना एकदम गायब हो जाएगी, प्लीज़ मुझ पे भरोसा रखिए। फिर वो उसके मन में ना कुछ और ही विचार चल रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है, ये क्या चल रहा है, मैं ये कैसा बिहेव कर रहा हूँ, मैं अपने जैसा बिहेव तो कर ही नहीं रहा हूँ। और फिर वो सोचता है कि ये इसीलिए हो सकता है कि खान ना मेरे लिए एक गोल्ड माइन जैसे हैं और मैं शायद ये सब ना जानते हुए भी अपने आप कर रहा हूँ। और दिखाते हैं वो खान हमारे ग्रेड को अब कुछ देर तक कुछ स्मिथिंग के टेक्निक सिखाएंगे। तब ग्रेड हमें बोल रहा होता है कि पर ये जो ओल्ड मैन खान है ना वो मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाते हैं, इनके जो जेंटल शब्द हैं और इनका एटीट्यूड ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और ऐसी तपती आग में जब मैं स्टील से काम कर रहा हूँ ना तब मेरे पास कोई ऐसा खड़ा हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। ऐसे मोमेंट्स इन्हीं के बदौलत तो सैटिस्फाई गेम इतनी ज़्यादा रियल फील करती है। और दिखाते हैं वो फाइनली फर्नेस रेडी कर कर स्मिदी में काम पे लग गया होता है।
तभी हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और सुबह हो गई होती है। हमारा यंगवू फाइनली कैप्सूल से बाहर निकल गया होता है और वो बोल रहा होता है, अभी अभी तक सिर्फ 4 ही बजे हैं, क्या मुझे 30 मिनट और सो जाना चाहिए। और वो अपना बॉडी स्ट्रेच कर रहा होता है और बोलता है, ये मैं 2 दिन पूरी तरह से गेम के अंदर ही बिता चुका हूँ, पर इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, वो इस बार बहुत अच्छे आने वाले हैं। और वो ब्लैक स्मिथ्स के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है, ये खान का जो कैरेक्टर है ना, वो बायरन वाले स्मिथ से तो बहुत ज़्यादा अलग है। और भले ही इनकी शुरुआत कोई अच्छे कंडीशन से नहीं हुई हो, पर उनके जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एक एडवांस्ड ब्लैक स्मिथ जैसे। और मैं जल्द से जल्द खान को फिर से देखना चाहूँगा, मैं उनसे ज़रूर सीखना चाहूँगा। इतना वो बोल ही रहा होता है ना, तभी उसे कुछ फीलिंग क्लिक करती है और वो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। फिर वो सोचता है, क्या मैं सच में पागल तो नहीं होते जा रहा हूँ। और दिखाते हैं वो कमरे से बाहर निकल के आ गया होता है और अपने दोनों पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी उसकी मम्मी बोलती है, ओ यंगवू, क्या तुमने सही से रेस्ट कर लिया? तुम तो आज बड़ी जल्दी उठ गए। और यंगवू टेबल पे बैठ जाता है और अपने पापा को बोल रहा होता है, हाँ, अगर नाश्ते में ईल मच्छी मिल जाए ना खाने को, तो सच में एनर्जी तो ज़्यादा रहेगी। तभी उसके पापा हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा, तुम्हें ईल मच्छी चाहिए खाने के लिए, पर तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है ना। देखो, ये कुछ एशिया के कुछ पार्ट्स में ना ऐसा माना जाता है कि ईल मछली खाने से इंसान का स्टैमिना बढ़ता है। हाँ, अब कमेंट में कोई नहीं पूछेगा स्टैमिना किस चीज़ के लिए चाहिए होता है। तो यही मजाक के बाद हमारा यंगवू चेहरा बनाते हुए बोलता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं चाहूँ तो मुझे कोई भी लड़की आराम से अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी, अगर मैं चाहूँ तो। और तभी उसकी मम्मी टेबल पर खाना रखते हुए बोलती है, अच्छा, अगर तुम चाहो तो। आज तो बहुत कॉन्फिडेंस है तुम में, हमसे एकदम अच्छे से बात कर रहे हो, क्या बात है। और तभी यंगवू थोड़ा सा इमोशनल होते हुए पूछता है, तो इन दिनों हमारे दादाजी वो कैसे हैं? ये सुनकर ना उसके दोनों पेरेंट्स थोड़ा सा चौंक जाते हैं और उसकी मम्मी बोलती है, तुम ऐसा सवाल अचानक से? तभी उसके पापा थोड़ा सा घबराते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा यूजुअली ऐसा होता नहीं है ना कि तुम उनके बारे में पूछो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो बहुत अच्छे हैं, और एक काम करते हैं ना, हम अगले बार उनसे मिलने चले जाएंगे। और यंगवू भी हाँ कर देता है और वो खाना खाते खाते भी मन में यही सोच रहा होता है कि इस बार मैं ज़रूर उनसे मिलने जाऊंगा। और फिर हमें वापस सैटिस्फाई गेम के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, दूसरे दिन का मीरो कंपनी का सीन। और वेलमोंट चिल्ला के बोल रहा होता है, क्या बोला तुमने? और दिखाते हैं वो अपने खाने का एक पीस ना जोर से फेंकता है और वो चिल्ला रहा होता है, तुम्हें ये बेकार काम करने की जरूरत क्या थी रैबिट? और भाई, वो खाने का टुकड़ा सीधे वो रैबिट के चेहरे पे फेंका होता है और उसके ऊपर गुस्से से चिल्ला रहा होता है, बस एक स्मृति ही तो थी और हम उसे इतना कर्जा दे चुके हैं, वो कर्जा नहीं चुकाता और स्मृति हमारी हो गई होती, तुम्हें इतना फालतू का दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी? तुमने ये कर दिया, तुमने उसे एक मौका दे दिया है, तुम जान रहे हो ना। और वो गुस्से में बोल रहे होते हैं कि और क्या तुमने मेरे खिलाफ बगावत तो नहीं कर दी ना? ऐसा तो नहीं कि तुम भी खान से मिल गए हो, हैं? और तभी रैबिट अपना चेहरा पोंछते हुए बोलता है कि फिलहाल ये जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे सभी लोग का एकदम नुकसान ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि मीरो कंपनी सभी रेसिडेंट के प्रॉपर्टीज ले चुकी हैं। और अगर आप मीरो कंपनी के बारे में अगर लॉन्ग टर्म में सोचोगे ना, ये बिजनेस के बारे में, तो अगर हम रेसिडेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करें ना, तो ये हमारी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। वेलमोंट अभी भी गुस्से में होता है, वो चिल्ला के बोलता है, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना है? मैं वो हूँ जो उन लोगों से वो बेकार ज़मीन उनसे खरीदा, और वो राइट्स, वो साले अनग्रेटफुल बास्टर्ड्स। और रैबिट ये सुनकर सोच रहा होता है, यही तो वेलमोंट की लिमिट है, ये मीरो कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगी अगर ये ऐसा बिहेव करेगा, इसे ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और तभी वो वेलमोंट को समझाते हुए बोलता है कि देखिए, वहाँ के जो रेसिडेंट है ना, वो खान की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और खान अकेला ऐसा आदमी है कि अगर वो रेजिस्ट कर देना तो सभी लोग उसके साथ हमारी कंपनी को रेजिस्ट कर देंगे। तभी वेलमोंट बोलता है, अच्छा तो उससे क्या होने वाला है। फिर रैबिट उसे अच्छे से समझाता है कि हमें सबसे पहले उनके बीच ना अपना इम्प्रेशन ठीक करना होगा, इसीलिए हमने उसे ये मौका दिया है, ये दूसरा चांस दिया है। इस तरह से उन सभी को ये लगेगा कि हम उसे एक मौका दे रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं, और इस तरह हमारी कंपनी की इमेज भी सुधर जाएगी, है ना। और ये सुनकर वेलमोंट खुश हो जाता है और वो बोलता है, और कंपनी के बहुत सारे कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, बहुत लोग हमसे सामान खरीदने लगेंगे, ये तो सच में एकदम प्रॉफिट ही हो जाएगी, है ना भाई। ये आइडिया वैसे उतना बुरा भी नहीं है। और वो हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा तो हमारा ओपोनेंट, उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा, क्या वो हमसे जीत सकता है। तभी रैबिट हमारे ग्रिड के बारे में सोचते हुए बोलता है, जितना तक हमारे बंदों ने इन्वेस्टिगेशन किया है ना, वो बस एक मामूली सा बंदा ही है जिसका कोई रेप्यूटेशन भी नहीं है आसपास, और हमने सबसे बेस्ट क्राफ्ट्समैन पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है जो कि हमारे लिए चुटकियों में जीत के ला देगा। और ये सुनकर वेलमोंट और खुश हो जाता है और वो बोलता है, तो चलो ये तो सच में बहुत ज़्यादा परफेक्ट चीज़ हो गई, हम अब उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और ये रैबिट अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर तुम एक मामूली आदमी भी हो ना, फिर भी तुमसे लड़ने के लिए हम हमारा सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ भेजेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छोटी से छोटी गलती के कारण हम हार जाएं या फिर कुछ दूसरा हो जाए। और हमें फिर दिखाया जाता है हमारे स्मिदी का सीन, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और वो बोल रहा होता है, क्या सच में वो पतला लड़का, उसने वेल और उसके गुंडों को हरा दिया। और दिखाते हैं स्मिदी के अंदर का सीन, खान के साथ एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और सामने में ग्रिड अपने स्मिथिंग का काम कर रहा होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, ये तो बहुत इनोसेंट टाइप का लग रहा है, एकदम बहुत जवान। तभी उसके तरफ खान बोलता है, ओ इनोसेंट जैसा लग रहा है, उसके चेहरे पे मत जाओ, ये सच में बहुत कमाल का है। ग्रिड एकदम गुस्से से चिल्लाता है, ओए तुम दोनों जरा धीरे बात करो यार। तभी बाहर से ना फिर से कोई जोर से चिल्लाता है, खान खान क्या ये सही है। और ग्रिड अपना काम रोककर उसी के तरफ देखता है। तभी देखते हैं बाहर से ना कुछ लोग अंदर आ गए होते हैं, पोस्टर्स पकड़े हुए, और वो आदमी चिल्लाकर बोल रहा होता है, सभी जगह नोटिस लगे हुए हैं पूरे टाउन में, और वो नोटिस दिखाया जा रहा होता है जो कि मीरो कंपनी के कंपटीशन का होता है। और इस नोटिस में ना भाई उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया होता है। और ये देखकर खान बोलता है, हाँ ये तो सच है, तुम लोग इतना ज़्यादा हल्ला क्यों कर रहे हो। तभी वो आदमी बोलता है, वेल जितना हमने सोचा था ये कंपनी तो उससे अच्छी निकली, है ना। और तभी उसके साइड जो उसका दोस्त आया होता है ना, वो बोलता है, हाँ जिस तरह ये हमें कंपटीशन करने का मौका दे रहे हैं, ये देखकर तो लग रहा है कि वो मिस्टर खान आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और वो आदमी फिर बोलता है, इसीलिए तो वो यहाँ बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ऑपरेटिंग राइट्स आपके पास ही रहें। क्या वो सच में हम सभी रेसिडेंट्स के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रिड भी सोच रहा होता है, वैसे बात तो सही है, उन्होंने उस वक्त भले गैंगस्टर्स भेजे हो, पर ये जो नोटिस आया है इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, देख के तो लग रहा है कि वो हो सकता है अच्छी कंपनी हो। इतना वो अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाता है क्योंकि खान ने ना वो नोटिस एकदम चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए होते हैं। और वो गुस्से में बोलता है, मीरो कंपनी, तुम्हें भूल गए क्या मीरो कंपनी क्या करती थी। हमारे जितने ज़मीन है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के और जितने दुकानें हैं वो सब उसने हमसे छीन लिया, हमें गरीबी में धकेल दिया। क्या तुम सच में सब कुछ भूल गए, वो सब चीज़ें जिससे हम सभी गुजरे हैं, बस एक ऐसे छोटे से कागज़ के कारण तुम वो सब भूल गए। और भाई ये सुनकर ना वो आदमी बोल रहा होता है, हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, हम कितने बेकार हैं। और तभी दूसरा बोलता है, देखा
तुम फिर से उनके चाल में फंस गए ना। ये पहली बार थोड़ी है जब उन्होंने हमें धोखा दिया हो। और ग्रिड सोच रहा होता है, अरे यार, वैसे तो मैं भी इसके जाल में बिल्कुल फंस ही गया था। तभी कोई हाथ उठाते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी। और ग्रिड चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है और दिखाते हैं ये एक प्लेयर टाइप का दिख रहा होता है, एकदम आर्मर वार्मर लगा के होता है। और वो बोलता है, जितना तक मैंने सुना है ना, मीरो कंपनी ने तुमसे ये जमीन और कमर्शियल एरिया तुम सभी से खरीदा है ना? और जिन्हें ये पता भी नहीं था कि ये सब क्या चल रहा है। क्या मैं सही हूँ? और उस वक्त क्या उन्होंने तुम्हें ये जमीन बेचने के लिए फोर्स तो नहीं किया? हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये आदमी, और तभी वो कुछ नोटिस करता है और बोलता है, इसके सर पे तो एक ग्रीन कलर का मार्क है, मतलब ये एक यूजर है। और तभी वो सभी लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, तुमने उनसे अपने जमीन को एक्सचेंज किया पैसे के लिए, और तुम ये गांव छोड़कर जाना चाहते थे, पर बाद में तुम्हें ये एहसास हो गया कि जब यहाँ कंपनी डेवलपमेंट करेगी तो तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए अब तुम यहाँ रुकना चाहते हो, है ना? ये सिचुएशन इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन रहे हो। इसमें मीरो कंपनी की तो कोई भी गलती नहीं लग रही। ये सुनकर वो आदमी जोर से चिल्लाता है, साले बास्टर्ड, तू बाहर से आकर यहाँ हमसे इस तरह बात कर रहा है? क्या तू कंपनी का कोई स्पाई है क्या? तभी वो यूजर उसे चुप कराते हुए बोलता है, देखो, मैं यहाँ ना लड़ने नहीं आया हूँ। कंपनी की पहली प्रायोरिटी तो तुम्हें पता ही है, हमेशा प्रॉफिट ही होती है ना? जब तक तुम ये चीज़ फेस कर रहे हो कि तुम कंपनी के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो, तब तक ये सब तो चलता ही रहेगा। और जितना तक मैं जानता हूँ, कंपनी भी तुम रेसिडेंट्स के बिना थोड़ी चलने वाली है ये। और वो आदमी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, हाँ, वो सही ही तो बोल रहा है, अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो हमारा सिचुएशन भी सुधर जाएगा। और ये सुनकर ग्रेट मन में सोच रहा होता है, भाई साहब, किस चीज़ पे बातचीत हो रही थी और इसने वो बातचीत को तो एकदम दूसरे तरफ ही मोड़ दिया है। ये आदमी आखिर है कौन?